लेट्स स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, डबल टैक्सेशन चैप्टर का नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इस चैप्टर का एक और नाम है डबल टैक्सेशन रिलीफ। डबल टैक्सेशन रिलीफ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है डबल टैक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहली बात करते हैं डबल टैक्स। डबल टैक्स का मतलब होता है सर व्हेन द सेम इनकम टैक्स डिटवाइज। अगर एक ही इनकम दो बार टैक्स होती है ना, तो हम उसे डबल टैक्स कहते हैं। ठीक है ना। व्हेन द सेम इनकम इज टैक्स डिटवाइज, देन इट इज कॉल्ड डबल टैक्स। चाहे वो इन द सेम कंट्री हो या इन टू डिफरेंट कंट्री में हो, बस एक इनकम अगर दो बार टैक्स हो रही ना, तो हम उसे डबल टैक्स कहते हैं। आइए मैं समझाता हूं इस कंसेप्ट को ब्रॉडली कैसे बनेगा। सर, आपने इंटर में एक चैप्टर पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस, बड़ा काम का चैप्टर था सर, और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अब देखो उसका रोल यहाँ पे कितना आएगा। एक चैप्टर पढ़ा था आपने रेजिडेंशियल स्टेटस, उसमें ये मान लीजिए हम बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल की। एक बार हम एक इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं। एक इंडिविजुअल का स्टेटस हो सकता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। याद होगा आपको, एक इंडिविजुअल आरओआर बन सकता है, एनओआर बन सकता है, एनआर बन सकता है ना। हालांकि एचयूएफ भी बन सकता है, आरओआर, एनओआर। लेकिन चलो एक बार के लिए मैं खाली इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। ठीक है, एक इंडिविजुअल है जिसका स्टेटस जो है ना वो है आरओआर। अगर आपको याद हो, आरओआर एक ऐसा बंदा होता है जिसको ना ग्लोबल इनकम टैक्स होती है। अगर आप आरओआर बन गए ना, तो कोई अच्छी बात नहीं है, अब आपको पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्स होने वाली है। तो आरओआर एक ऐसा बंदा था जिसको ग्लोबल इनकम ना टैक्स होती है। ठीक है, ग्लोबल इनकम टैक्स होती है, मतलब इंडियन इनकम भी, और अगर इंडिया से बाहर उसने कुछ कमाया है तो वो वाली इनकम भी टैक्स होती है। जैसे आरओआर है ग्लोबल इनकम, मतलब उसको दो तरह की इनकम है। एक उसको इंडियन इनकम हो रही है, वो भी टैक्स होती है इंडिया के अंदर। और एक फॉरेन इनकम हो रही है, अगर उसने फॉरेन कंट्री में कोई इनकम कमाई है तो वो भी इंडिया में टैक्स हो रही है। ठीक है। अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट को इंडिया में सिर्फ इंडियन इनकम टैक्स होती है। उसने जो बाहर कमाई है वहां की इनकम है, वो टैक्स नहीं होती है ना। तो नॉन रेजिडेंट के लिए डबल टैक्स वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, बिकॉज उसको तो फॉरेन वाली इनकम इंडिया में टैक्स ही नहीं होती। नॉन रेजिडेंट को होती है ओनली इंडियन इनकम टैक्स्ड, ओनली इंडियन इनकम टू बी टैक्स्ड। ठीक है ना। अब चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो, ऐसे कौन से लोग हैं जो जनरली इंडिया में भी कमाते हैं, बाहर भी कमाते हैं, राइट। एक काम करते हैं, किसी सिंगर का नाम ले लेते हैं। ठीक है, पंजाबी सिंगर की बात करते हैं। पंजाबी सिंगर है, एक रैपर है बादशाह। ठीक है ना, बादशाह की बात कर लेते हैं। हनी सिंह भी है। खैर, बादशाह की बात करते हैं। बादशाह है वो, जो है ना वो रैप इंडिया में गाता है, इंडिया में कॉन्सर्ट करता है, और उसको ना पूरे साल में 5 करोड़ रुपए की इनकम होती है। ठीक है। बादशाह जो है वो यूके में भी जाता है या कनाडा में भी जाता है, भाई वहां पे भी बड़े सारे पंजाबी हैं हमारे, और वहां पर भी वो रैप मतलब गाता है, यानी कि फॉरेन कंट्री में। और वहां पर मान लो उसे 3 करोड़ रुपए की इनकम होती है। अब होगा क्या, बादशाह का स्टेटस मान लो इंडिया के अंदर है आरओआर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। जब इंडिया में इनकम कैलकुलेट की जाएगी ना, तो बादशाह की इनकम कुछ इस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी कि मिस्टर बादशाह, क्योंकि आप इंडिया में एक आरओआर है, तो आरओआर की ना इंडियन इनकम तो इंडिया में टैक्स होगी ही होगी। इंडियन इनकम तो टैक्स होगी होगी 5 करोड़, लेकिन साथ में आपकी यूके वाली या कनाडा वाली जो इनकम है ना, वो भी इंडिया में टैक्स होगी, दैट इज 3 करोड़, और आपको टैक्स देना पड़ेगा 8 करोड़ पे। बट क्वेश्चन ये है कि बादशाह ने जो यूके या कनाडा में ये 3 करोड़ रुपए कमाए हैं, क्या इस 3 करोड़ पर कनाडा या यूके वालों ने टैक्स नहीं लिया होगा? बताओ भाई, क्या कनाडा या यूके वालों ने टैक्स नहीं लिया होगा? पहला क्वेश्चन। सर वो लेंगे, हाँ बिल्कुल लेंगे। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो इंडिया में है, तो मतलब अगर उसके पास कोई इंडियन इनकम है तो वो इंडिया में टैक्स होगी। हाँ, उसकी फॉरेन इनकम नहीं करेंगे, लेकिन इंडियन इनकम तो टैक्स करेंगे। सेम पैरेलल रूल मान लेते हैं फॉरेन कंट्री में भी है। तो फॉरेन कंट्री वाले भी कहते हो ना, मिस्टर बादशाह आप हमारे यहाँ नॉन रेजिडेंट हो, सपोज आप हमारे यहाँ रेजिडेंट नहीं हो, तो आपने इंडिया में कमाया छोड़ो, लेकिन जो आप हमारे कनाडा में कमाओगे, जो आप हमारे यूके में कमाओगे, उस पर तो हम टैक्स लेंगे। ठीक है ना। तो 3 करोड़ वाली जो इनकम है ना, दिस इनकम टू बी टैक्स्ड इन फॉरेन कंट्री ऑल्सो, इन फॉरेन कंट्री ऑल्सो।
तो भाई अब क्वेश्चन ये आता है कि मिस्टर बादशाह जो है, इसकी कितनी इनकम ऐसी है जो डबल टैक्स हो गई। देखो इस 5 करोड़ पर तो सिर्फ इंडिया में टैक्स लगा है ना, इस 5 करोड़ पर सिर्फ इंडिया में, लेकिन इस 3 करोड़ के ऊपर फॉरेन कंट्री में भी टैक्स लग गया, इंडिया में भी लग गया। जब हम इंडिया में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम इस 3 करोड़ को जोड़ रहे हैं और उधर फॉरेन कंट्री वालों ने भी टैक्स ले लिया इसके ऊपर। तो मैं बोलूंगा 3 करोड़ एक ऐसी इनकम है जिसके ऊपर डबल टैक्स लगा। 3 करोड़ के ऊपर इसके ऊपर डबल टैक्स लगा। नाउ द क्वेश्चन इज डबल टैक्स क्यों लगा। डबल टैक्स क्यों लगा, देखो एवरी कंट्री हैज डिफरेंट रूल, है ना। तो चलो मैं ऐसे लिखता हूं, डिफरेंट कंट्री हैज डिफरेंट टैक्सेशन रूल्स। समझना, कुछ कंट्री ऐसी है जो रेजिडेंस के बेस पे टैक्स लगाती है, रेजिडेंस बेस लगाती है टैक्स लेने के, कि अगर आप वहां के रेजिडेंट हो ना तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कुछ ऐसी कंट्री है जो सोर्स बेस्ड टैक्स लगाती है। सोर्स बेस मतलब अगर आपने वहां पर इनकम कमाई है ना, मतलब रेजिडेंस बेस या इसे रेजिडेंस रूल भी कहते हैं, रेजिडेंस बेस या रेजिडेंस रूल या सोर्स बेस या सोर्स रूल। तो कुछ कंट्री रेजिडेंस बेस पे टैक्स लगाती है, कुछ कंट्री सोर्स बेस पे टैक्स लगाती है, कुछ कंट्री दोनों बेस पे टैक्स लगाती है। अगर आप हमारे यहाँ रेजिडेंट रेजिडेंट हो तो लगेगा लगेगा, और अगर रेजिडेंट नहीं हो और आपने कमाई है इनकम तो सोर्स बेस पे भी टैक्स लगेगा। तो इंडिया में जो जो बादशाह था उस एग्जांपल के अंदर, इंडिया में उसे टैक्स लग रहा है रेजिडेंस बेस पर, रेजिडेंस रूल पर, और कनाडा में उसे टैक्स लग रहा है सोर्स रूल पर। भाई इनकम तो वहां से कमाई है ना, 3 करोड़, 3 करोड़ तो वहां से जनरेट किया ना। तो कनाडा वाले बोले भाई हमारे यहाँ पे आपके इनकम का सोर्स है, तो आपको हमारे यहाँ पे सोर्स रूल के बेस पे टैक्स देना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ डबल टैक्सेशन, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ डबल टैक्सेशन। भाई अब इस डबल टैक्सेशन का कोई हल तो होना चाहिए। अच्छा एक और भी क्वेश्चन आता है, सिर्फ इतना ही नहीं, एक और प्रॉब्लम भी हो सकती है। मान लो मिस्टर बादशाह है, मान लो मिस्टर बादशाह है, वो इंडिया में भी इंडिया में भी रहता है ना, स्टे इन इंडिया, और वो जनरली कनाडा में भी रहता है, वो कनाडा में भी रहता है। मेरा क्वेश्चन है, क्या वो 2 कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है सेम प्रीवियस ईयर में? कैन इंडिविजुअल कैन इंडिविजुअल बी रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री, in more than one country in the same previous year, in the same previous year? And the answer is of course yes। सोचने वाली बात ही नहीं है, आंसर यस, एब्सोल्युटली यस। भाई इंडिया में आपको रेजिडेंट बनने के लिए 182 दिन चाहिए होते हैं, 182 डेज। तो यार वैसे प्रैक्टिकली अगर मैं चलो मैं ये भी कह दूं कि सारी कंट्रीज का रूल सेम है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, हर कंट्री के रूल अलग होंगे। चलो मैं मान भी लूं सारी कंट्री के सेम है, तब भी वो कम से कम 2 कंट्री में तो रेजिडेंट हो ही सकता है। अगर वो इंडिया में 182 है और सपोज करते हैं यूके में भी 182 है, तो 182 वहां पे है, तब भी 364 हुए, एक दिन तो अभी बचा हुआ है। 2 कंट्री में तो अभी भी रेजिडेंट बन सकता है, पहली बात। और मैं तो कहता हूँ दो क्या, वो 3 कंट्री में भी रेजिडेंट हो सकता है, 4 कंट्री में भी रेजिडेंट हो सकता है। क्यों? किसी कंट्री में मान लो लिखा हुआ है 90 दिन का बंदा रेजिडेंट बन जाएगा, अगर वहां पे 90 दिन स्टे करोगे तो बन सकते हो आप। किसी कंट्री में लिखा है 60 डेज। इवन हमारी कंट्री में अगर आप यहाँ के रहने वाले हो, जनरली मतलब यहाँ के रहने वाले क्या, अगर आपके पिछले 4 साल यहीं के हैं, यहाँ पे आपने 365 डेज और मोर हो, तो आप 60 डेज में ही रेजिडेंट बन जाओगे इंडिया के अंदर। तो यस, एन इंडिविजुअल कैन बी रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर। तब तो डबल टैक्सेशन होना ही होना है। मान लो आप कनाडा के भी रेजिडेंट हो और आप इंडिया के भी रेजिडेंट हो, इंडिया वाले बोलेंगे हम रेजिडेंस बेस पे टैक्स लगाएंगे, कनाडा वाले बोलेंगे हम रेजिडेंस बेस पे टैक्स लगाएंगे, डबल टैक्स तो लगेगा लगेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, अब इस डबल टैक्स का रिलीफ कैसे मिलेगा? हाउ टू अवॉइड डबल टैक्स, हाउ टू गेट रिलीफ, डबल टैक्सेशन रिलीफ, ठीक है ना। तो डबल टैक्स कैसे होता पता लग गया। पहली बात अब प्लीज एक बार फिर से रिवाइज करते हैं यार, शुरू से रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट करते हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, आज हमने चैप्टर पढ़ा है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या फिर डबल टैक्सेशन रिलीफ। डबल टैक्स होता क्या है? सेम इनकम इफ टैक्स ट्वाइस इट इज कॉल्ड डबल टैक्स। और ये जरूरी नहीं कि सेम कंट्री में 2 बार टैक्स लगे, डिफरेंट कंट्री की वजह से अगर एक कंट्री में टैक्स लग रहा है और उसी इनकम पर दूसरी कंट्री में टैक्स लग रहा है, तब भी हम उसे डबल टैक्स ही कहते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर में वही होने वाला है। हमने डिस्कस किया अगर कोई इंडिविजुअल है और उसका स्टेटस आरओआर है, तो हम जानते हैं एक ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जिसका स्टेटस आरओआर होता है उसे पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है।
मतलब पूरा ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है उसे। इंडिया में अगर वो इंडिया में कमाएगा वो इनकम तो टैक्स होगी होगी, अगर उसने कोई फॉरेन कंट्री में कमाई है तो वो इनकम भी टैक्स होगी। हाँ, अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है तो उसके ऊपर इंडिया में सिर्फ इंडियन इनकम टैक्स होती है, उसकी बाहर वाले इनकम को हम टैक्स नहीं करते। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, एग्जांपल के लिए हमने बादशाह लिया, वो इंडिया में कमाता है 5 करोड़ और यूके और कनाडा में कमाता है 3 करोड़। तो इंडिया में कितना टैक्स होगा? क्योंकि वो आरओआर है, इंडिया में तो पूरे 8 करोड़ के ऊपर टैक्स होगा। 5 करोड़ इंडियन इनकम और 3 करोड़ यूके वाली इनकम, दोनों को मिलाकर 8 करोड़ पर इंडिया में टैक्स हो जाएगा। क्वेश्चन है क्या यूके वाले उससे टैक्स लेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स यूके वाले उस 3 करोड़ पर भी टैक्स लेंगे। क्यों? यूके वाले बोलेंगे ठीक है आप इंडिया के रहने वाले हो, लेकिन ये 3 करोड़ आपने हमारी कंट्री में कमाए हैं, हम तो इसके ऊपर टैक्स लेंगे। तो उसकी जो 3 करोड़ है ना, वो उसकी हम बोलेंगे डबली टैक्स्ड इनकम। एक नया नाम लिख रहा हूं मैं, आगे जाके काम भी आएगा। एक नया नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डबली टैक्स्ड इनकम। ठीक है ना, डबली टैक्स्ड इनकम। ऐसी कौन सी इनकम है इस पूरे क्वेश्चन में जो डबल टैक्स हुई है? हम बोलेंगे जी 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए, क्योंकि ये इंडिया में भी टैक्स हुई है और ये फॉरेन कंट्री में भी टैक्स हुई है। लॉजिक बड़ा सिंपल है, इनके डबल टैक्स होने के लॉजिक बड़ा सिंपल है। डिफरेंट कंपनी फॉलो डिफरेंट रूल्स। ठीक है ना, कोई कहता है हम रेजिडेंस के बेस पे टैक्स लगाते हैं, अगर आप हमारी कंट्री के रेजिडेंस हो तो आपको टैक्स लगाएंगे। कोई कहता है सोर्स ऑफ बेस पे लगाएंगे, अगर आपने आपका इनकम का सोर्स जो है वो हमारी कंट्री में है तो सोर्स रूल पे टैक्स लग जाएगा। कोई मिक्स पे भी टैक्स लगाता है। ठीक है ना, तो डिफरेंट कंट्री डिफरेंट रूल फॉलो करती है, इसलिए एक ही इनकम को दो बार दो कंट्री में टैक्स हो जाती है। नाउ एग्जांपल, क्या एक और भी रीजन है डबल टैक्स लगने का? क्या एक इंडिविजुअल एक से ज्यादा कंट्री में रेजिडेंट हो सकता है इन द सेम प्रीवियस ईयर? द आंसर इज यस। एक इंडिविजुअल एक से ज्यादा कंट्री में बड़े आराम से रेजिडेंट हो सकता है इन द सेम प्रीवियस ईयर। फिर तो डेफिनेटली डबल टैक्स होगा। दोनों कंट्री में रेजिडेंट है तो दोनों कंट्री ही उसके ऊपर टैक्स लेने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन ये नहीं है, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। भी देखो, अगर डबल टैक्स लगेगा तो क्या होगा? अगर डबल टैक्स लगता रहे, अगर इसे अवॉइड ना किया जाए तो क्या होगा? सर, वर्ल्ड चाहता है ग्लोबलाइजेशन होना, मतलब सारी दुनिया एक साथ जुड़ जाए। हम यहाँ से अमेरिका जाना हो तो बड़ा मतलब कुछ भी नहीं है, अमेरिका में जाके कमाना कुछ नहीं है, इंडिया में वापस आके कमाना कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होना चाहिए। अगर हम बोलेंगे कि डबल टैक्स लगने दो, कोई अवॉइडेंस नहीं है, तो लोग दूसरी कंट्री में जाने से कतराएंगे, बोलेंगे छोड़ ना यार, वहां जाके कमाएंगे, फायदा क्या होगा? वो कंट्री भी टैक्स ले लेगी, ये कंट्री भी ले लेगी, इंडिया वाले 30% ले लेंगे, 30-40 वो ले लेंगे, तो पीछे बचेगा ही क्या? पीछे बचेगा ही क्या? इसलिए हम कोशिश करेंगे कि डबल टैक्स ना लगे, ताकि ग्लोबलाइजेशन प्रमोट हो, लोग वाकई में एडवांस हो और एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कमाना जाना बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, है ना? तो हाउ टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। और वैसे भी लॉजिकली एथिकली डबल टैक्स लगना ठीक नहीं है भाई। अगर इनकम कमाया गया तो उसे एक एक बार टैक्स लगना फिर भी जायज है, लेकिन दो दो बार सेम इनकम पर टैक्स लगना इज नॉट गुड। अरे अब हम बात करेंगे हाउ टू अवॉइड। देखो यहां पर ना दो तरह की रिलीफ प्रोवाइड की गई है। द नंबर वन इज बाईलेटरल रिलीफ। ठीक है, बाईलेटरल रिलीफ। और एक होती है यूनिलेटरल रिलीफ। एक होती है यूनिलेटरल रिलीफ। ठीक है, एक होती है बाईलेटरल। बाईलेटरल मतलब दोनों तरफ से। जब प्यार मोहब्बत दोनों तरफ होता है ना, तो उसे बाईलेटरल कहते हैं। जब एक तरफा प्यार होता है ना, उसे यूनिलेटरल कहते हैं। ठीक है, बाईलेटरल में दो सेक्शन है हमारे पास। अब मोहब्बत दो तरफ से, सेक्शन भी दो है, सेक्शन 90 और सेक्शन 90A। ठीक है ना, ये दो सेक्शन हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। और एक यूनिलेटरल रिलीफ है जहां पर सिंगल साइडेड रिलीफ है, एक तरफ से मिलेगी, दूसरी तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं है। ठीक है ना, एक तरफा प्यार है। दैट इज यहां पर आपका आएगा सेक्शन 91। ठीक है, तो एक हो गया आपका बाइलेटरल रिलीफ और एक हो गया आपका यूनिलेटरल रिलीफ। मैं लिख देता हूँ बाइलेटरल रिलीफ मतलब रिलीफ फ्रॉम बोथ साइडेड, यानी कि बोथ साइडेड लिख देता हूँ, बोथ साइडेड। और यहां पर मैं लिख देता हूँ सिंगल साइडेड, सिंगल साइडेड। ठीक है, अब आ जाओ। अब सबसे पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा बाइलेटरल रिलीफ क्या होती है। बाइलेटरल रिलीफ से देखो, बाइलेटरल रिलीफ क्या होती है? दो कंट्रीज हैं। ठीक है, दो कंट्रीज है, एक कंट्री है यूएसए, एक कंट्री है इंडिया। अब बड़े ध्यान समझना, इंडिया वालों का बंदा यूएसए में जाता है और वहां पे इनकम कमाता है और इनकम कमा के वापस आता है। इंडिया वाले कहते हैं भाई देख भाई, तू फॉरेन कंट्री में गया था, यूएसए में गया, तुमने पैसे कमाए, ठीक है, लेकिन हम तो इसके ऊपर टैक्स लेंगे।
क्योंकि तू हमारी कंट्री का रेजिडेंट है, हम तो तेरे को दोनों इनकम पे टैक्स लेंगे, तेरे वाले यहाँ वाले भी और वहां वाले भी। यूएस वाले कहते हैं भी देख तू इंडिया का है ठीक है, लेकिन पैसे हमारे यहाँ पे आए हमारा सोर्स रूल के बेस पर हम तो टैक्स लेंगे। अब ये जो बंदा है इंडिया और फॉरेन कंट्री में कमाने वाला, ये पिसना शुरू हो गया। मतलब ये बेचारा परेशान होना शुरू हो गया, बोला सर एक इनकम कमाता हूँ, दो लोग टैक्स ले रहे हो, बचेगा क्या मेरे को? मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। ऐसे थोड़ा ना होता है। तो इंडिया और यूएसए ने मिलकर बात करने की सोची। तो इंडिया के जो हाई अथॉरिटी है ना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, और यूएस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब सेंट्रल लेवल की जो अथॉरिटी है, ये दोनों आपस में एक मीटिंग करती है। ठीक है, ये दोनों आपस में एक मीटिंग करती है, और मीटिंग होती है ऑन द टेबल। इधर इंडिया वाले बैठ जाते हैं, इधर यूएस वाले बैठ जाते हैं, बोलते हैं भाई क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो ये हमारा बंदा, इंडिया वाला कहता है जो हमारा बंदा है, इसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया वो एक कंट्री लगाए, या तो हम लगा लेते हैं या आप लगा लो। आप लगा लो फिर हम छोड़ देंगे, या हम लगा लेते हैं आप छोड़ देना। कल को आपका बंदा भी तो हमारे यहाँ आएगा, कल को यूएस का बंदा भी तो हमारे यहाँ आएगा और हमारे यहाँ इनकम कमाएगा, तब भी हम सेम सिस्टम फॉलो करेंगे। ऐसे एग्रीमेंट को इनने मिलके एक एग्रीमेंट करने की सोच रहे हैं। उस एग्रीमेंट का नाम रख रहे हैं DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो ये एक एग्रीमेंट करने की सोच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ऑन पेपर बैठ के दोनों आपस में लिखना चाहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा करेंगे। यहाँ पर बड़े सारे तरीके हैं, बहुत सारा, मतलब बायलेटरल है, दोनों का मिला जुला है, आपस में मिलकर बात करेंगे। ये भी हो सकता है कि इंडिया वाले बोले हम लगा लेंगे टैक्स, आप मत लगाना। ये भी हो सकता है यूएसए वाले बोलेंगे इस इनकम पे हम लगा लेंगे, आप मत लगाना, उस इनकम पे आप लगा लेना, हम मत लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। या ये हो सकता है कि जो टैक्स बनेगा वो आधा आप ले लो, आधा हम ले लेंगे, पर एक बार लगेगा। मतलब टैक्स एक बार लगेगा, चाहे हम आपस में आधा आधा बांटे, चाहे एक कंट्री ले, या फिर मतलब किसी भी तरीके से बना सकते हैं। हालांकि डबल टैक्स रिलेशन को रिलीफ देने के लिए इन्होंने दो मेथड बनाए हैं। जब हम बायलैटरल रिलीफ पढ़ते हैं तो वहां पर दो मेथड है, एक है टैक्स एग्जम्पशन मेथड, एक है टैक्स एग्जम्पशन मेथड, और एक है टैक्स क्रेडिट मेथड। एक है टैक्स एग्जम्पशन मेथड और एक है टैक्स क्रेडिट मेथड। ठीक है, तो दो मेथड है, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। टैक्स एग्जम्पशन मतलब एक कंट्री एग्जम्प्ट कर देगी, या दोनों कंट्री मिलकर बांट लेगी, लेकिन अल्टीमेटली एग्जम्प्ट रहेगा। टैक्स क्रेडिट मेथड क्या होता है, एक कंट्री टैक्स लगा देगी, लेकिन वो बाद में क्या दे देगी, रिलीफ दे देगी। मतलब दोनों कंट्री टैक्स लगाएगी, लेकिन एक कंट्री उसमें से क्या दे देगी, रिलीफ दे देगी। DTAA जो है ना, इसका ऑब्जेक्टिव जो था ना, वो स्टार्ट सिर्फ इसी बात से हुआ था कि डबल टैक्स को अवॉइड किया जाएगा, और दोनों मिलकर कुछ ऐसा प्रोविजन बनाते हैं जिससे कंट्री ना एक कंट्री टैक्स लगाए या एक ही बार टैक्स लगे। लेकिन धीरे धीरे इसको एक्सटेंड किया गया, इसको एक्सटेंड किया गया टू हेल्प ईच अदर। इवन ये लोगों ने सिर्फ DTAA इसलिए नहीं बनाया कि टैक्स बचाएंगे, टू हेल्प ईच अदर। टू हेल्प ईच अदर मतलब यहाँ का कोई बंदा है जो टैक्स चोरी करके भाग गया, यूएस में भाग गया, तो यूएस वाले हमें उसकी रिपोर्ट देंगे कि जो आप बंदा बता रहे थे वो यहाँ आ गया है, उसको पकड़ लिया हमने, आप आओ अपने टैक्स की रिकवरी कर लो। मतलब टू प्रमोट प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन। सिर्फ ये नहीं, सिर्फ टैक्स की सेविंग नहीं है, हेल्प ईच अदर का मतलब टू प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशंस रिलेशंस टू इन्वेस्टिगेट। अगर हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमारा बंदा वहां पहुंच गया और हमें कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, टू रिकवरी रिकवरी ऑफ टैक्स। कोई टैक्स की रिकवरी पेंडिंग है तो वो टैक्स की रिकवरी करनी है। इस तरीके से, इस तरीके से, तो मेरा मतलब है जो DTAA का प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो तो आज भी है, टैक्स की मतलब टैक्स के डबल टैक्स को रिलीफ देना। प्राइम ऑब्जेक्टिव मैं बोलूंगा आज भी वही है। यहां लिख देता हूं, प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है ना वो आज भी वही है, टू अवॉइड डबल टैक्स, टू अवॉइड डबल टैक्स। लेकिन उसके साथ साथ टू हेल्प ईच अदर, टू प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशनशिप, टू इन्वेस्टिगेशन, टू हेल्प इन इन्वेस्टिगेशन, टू हेल्प इन रिकवरी ऑफ टैक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। दो मेथड है इसके अंदर, रिलीफ देने के दो मेथड है, एक टैक्स एग्जम्पशन मेथड है और एक टैक्स क्रेडिट मेथड है। मैं बताऊं, इंडिया का मोर देन 100 कंट्रीज के साथ डबल टैक्स हो चुका है, डबल टैक्स एग्रीमेंट हो चुका है। मोर देन 100 कंट्री के साथ ना हमारा DTAA बन चुका है, DTAA बन चुका है।
हाँ जी, प्लीज टेल मी। अच्छा एक बात हूँ, और इस डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट को ना एक और नाम से भी जानते हैं, इसको टैक्स ट्रीटीज भी कहते हैं, टैक्स ट्रीटीज। ठीक है, इसको टैक्स ट्रीटीज भी कहते हैं और इसको टैक्स कन्वेंशन भी कहते हैं, टैक्स कन्वेंशन भी कहते हैं। हाँ जी, तो बताओ भाई, हाउ टू अवॉइड डबल टैक्स। इसके दो तरीके हैं, एक बोथ साइडेड यानी कि बायलेटरल रिलीफ, सेक्शन 90 और 98 डिस्कस करेंगे। एक यूनिलेटरल रिलीफ, सेक्शन 91 डिस्कस करेंगे। पहले मैंने बायलेटरल रिलीफ बताया है। बायलेटरल रिलीफ में दो कंट्रीज हैं, उन दोनों की जो प्राइम अथॉरिटी है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आपस में बैठ के एक मीटिंग करेंगी और उस मीटिंग के अंदर एक एग्रीमेंट को डिस्कस किया जाएगा। उस एग्रीमेंट का नाम होगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज टैक्स ट्रीटी, इट इज ऑल्सो नोन एज टैक्स कन्वेंशन। ये एग्रीमेंट ना सिर्फ डबल टैक्स को रोकेगा बल्कि एक दूसरे की हेल्प भी करेगा, यानी कि म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ाने में हेल्प करेगा, इन्वेस्टिगेशन हेल्प करेगा और रिकवरी ऑफ टैक्स में हेल्प करेगा। दो मेथड है इसके अंदर, एक टैक्स एग्जम्पशन मेथड है और एक टैक्स क्रेडिट मेथड है। ठीक है ना, एक टैक्स क्रेडिट मेथड है। इन मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, इन मेथड्स को हम लोग आपस में मतलब आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी ना बाइलेटरल लीफ का आपको सिर्फ इतने बताऊंगा। बाइलेटरल लीफ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ यूनिलेटरल लीफ। ठीक है ना, एक होता है यूनिलेटरल रिलीफ, यूनिलेटरल रिलीफ दैट इज सिंगल साइडेड रिलीफ। ठीक है ना, सिंगल साइडेड रिलीफ, और इस रिलीफ का नंबर है सेक्शन 91। ठीक है, यूनिलेटरल रिलीफ दैट इज सेक्शन 91। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं यूनिलेटरल रिलीफ करेंगे, सेक्शन 91 डिस्कस करेंगे। और ये एग्जाम के लिए ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्यादा क्वेश्चन इसी में आते हैं यूनिलेटरल रिलीफ में। बायलेटरल रिलीफ करूंगा, पहले मैं सेक्शन 91 करूंगा यूनिलेटरल, एंड देन उसके बाद दोबारा आपको बायलेटरल रिलीफ पे लेके जाऊंगा और उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और मैं तो इसके अंदर ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है यूनिलेटरल रिलीफ के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है, मान लीजिए एक कंट्री है, एक कंट्री है इंडिया, और एक कंट्री है मान लीजिए मलेशिया। ठीक है ना, मलेशिया कंट्री है। मलेशिया और इंडिया के बीच में ना डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं हुआ। सपोज 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 इन दोनों कंट्री के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है ना, अब जो हमारा बंदा है मिस्टर एक्स है, इसने इनकम कमाई है, उसका स्टेटस ROR है। मान लो इसने इंडिया में इनकम कमाई है 5 करोड़ रुपए, और मलेशिया में यानी कि फॉरेन कंट्री में जो इनकम कमाई है वो कमाई है 4 करोड़ रुपए। टोटल इनकम 9 करोड़ है। तो पहली बात, हम लोग जो टैक्स लेंगे ना इसके ऊपर 9 करोड़ पर ही लेंगे, टैक्स ऑन 9 करोड़। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या 4 करोड़ के ऊपर वो बंदा मलेशिया में टैक्स पे किया होगा? बिल्कुल किया होगा। मलेशिया कंट्री जो है वो मान लीजिए वो सोर्स रूल फॉलो करेगी कि आपने हमारे यहाँ इनकम कमाई है, अब हम तो आपसे टैक्स लेंगे लेंगे, हम टैक्स लेके लेंगे। अब वो इंडिया में आके बोलेगा देखो जी आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, मैं तो मतलब पूरे वर्ल्ड में ही कमाना चाहता हूँ, आपके लिए फॉरेन कंट्री से मतलब मलेशिया से कुछ पैसे लेके आया हूँ, फॉरेन करेंसी लेके ही आया हूँ, आपके लिए तो मैं फॉरेन रिजर्व्स इंडिया में लेके आया हूँ, आपके लिए तो मैं अच्छा इंसान हूँ। लेकिन अब वो लोग मुझे रिलीफ नहीं दे रहे हैं, आप दो। तो इंडिया कहता है अगर वो टैक्स देता है ना 9 करोड़ के ऊपर, जो भी टैक्स आएगा हम इस टैक्स में से उसे रिलीफ देंगे अंडर सेक्शन 91। मतलब बनता है कि रेजिडेंस रूल जो है, रेजिडेंस कंट्री जो है ना वो सोर्स कंट्री के बेस पर लगे हुए टैक्स का रिलीफ देगी। मतलब आपने टैक्स दिया है किसी और कंट्री में और वो भी सोर्स रूल के बेस पे, रेजिडेंस रूल के बेस पर जो रेजिडेंस कंट्री है वो आपको रिलीफ दे देगी। मलेशिया तो रिलीफ नहीं देगा बिकॉज वहां पर हमारा एग्रीमेंट नहीं है और वहां के हम रेजिडेंट भी नहीं है, तो वो हमें रिलीफ क्यों देगा? इंडिया कहते हैं हम ही दे देंगे। सर लॉजिक क्या हुआ रिलीफ देने का? हमें तो नुकसान हो गया, इंडिया को तो लॉस हो गया कि बिना बात के रिलीफ चली गई, वहां कमाने गया, उनके साथ हमारा कोई पैचअप भी नहीं है। भाई वो फॉरेन करेंसी भी तो इंडिया में लेके आएगा, मलेशिया के पैसे भी तो इंडिया में लेके आएगा, तो अच्छी बात है ना, लाने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलीफ मिल जाएगी अंडर सेक्शन 91 के अंदर। नाउ द क्वेश्चन इज, ये रिलीफ कितनी मिलेगी, ये रिलीफ किसको मिलेगी, क्या कंडीशंस में मिलेगी, यही सारा हमें पढ़ना है। एक बार दोबारा बोलो, यूनिलेटरल रिलीफ सेक्शन 91, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इंडिया और मलेशिया सपोज DTAA नहीं है,
अगर इंडिया का बंदा जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है वो कोई इनकम मलेशिया में कमाता है तो मलेशिया वाले उसके ऊपर सोर्स रूल के बेस पर टैक्स ले लेंगे। क्या इंडिया वाले सोर्स रूल के बेस पर पे किए हुए टैक्स का रेजिडेंट कंट्री जो है, रेजिडेंस वाली कंट्री है, वो रिलीफ देगी? द आंसर इज यस। वो पहले तो उस इनकम को इंक्लूड करेगी, डेफिनेटली इंक्लूड करेगी, एंड देन उसके अंदर सेक्शन 91 के अंदर रिलीफ देगी, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। चलो आओ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। एक मिस्टर एक्स है जिसकी एज है मान लीजिए 32 ईयर्स, ठीक है। उसकी इंडियन इनकम जो है ना, मान लो वो है, इसकी इंडियन इनकम है ₹15 लाख, और इसकी फॉरेन इनकम जो है वो है मान लीजिए 7 लाख, ठीक है। और ऐसा मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री एट द रेट ऑफ 28%, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। डिडक्शन 80C की अवेलेबल है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, आपको पता ना 80C? डिटेल में नहीं जरूरत, बस ऐसे पता ना 80C की डिडक्शन मिलती है। तो डिडक्शन 80C की अवेलेबल है, सपोज करो 1.5 लाख रुपए। डिडक्शन 80C की अवेलेबल है, दैट इज 1,50,000, दैट इज 1,50,000, ठीक है। और आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रिलीफ अंडर सेक्शन 91, कैलकुलेट रिलीफ अंडर सेक्शन 91, और यहां पे मैं लिख दूंगा इग्नोर सेक्शन 115 BAC। सेक्शन 115 BAC को आप इग्नोर करो, 115 BAC को भूल जाओ एक बार, आप नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन सोल्व करो। वो 2.5 लाख तक इनकम माफ होती है, वही कंसेप्ट यूज करना आपने, ठीक है ना। एक्चुअली 115 BAC में एक बड़ी अमेंडमेंट है इस बार। 115 BAC में एक बड़ी अमेंडमेंट है, लेकिन वो अमेंडमेंट मैं आपको रेट्स ऑफ टैक्स में करवाऊंगा, यहाँ आपको जरूरत नहीं है उसकी करने की। तो मैंने लिख दिया इग्नोर 115 BAC, आप ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करो, वो जो पहले 2.5 लाख रुपए माफ हुआ करता है उसी के तरीके से, ठीक है। आइए अब मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ सोल्व करूंगा। देखो सबसे पहली बात, ये बंदा इंडिया में कौन है? अज्यूम करो ये रेजिडेंट इन इंडिया है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है ना। ये बंदा ROR इन इंडिया है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ये बंदा इंडिया में ROR है, ठीक है ना, ROR है इंडिया के अंदर। सबसे पहले वाले इंडिया वाले कहेंगे भाई हम तो टैक्स लगाएंगे, हमारा तो टैक्स तो साफ सी बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ थोड़ा सा कर लेता हूँ। वो बोलेंगे ठीक है जी, पहले हम निकालेंगे टोटल इनकम। तो आपकी इंडियन इनकम जो है वो आपकी टोटल इनकम का पार्ट बनेगी, यानी कि 15 लाख रुपए, ठीक है सर। फिर आपकी फॉरेन इनकम है, वो भी आपकी टोटल इनकम का पार्ट बनेगी, फॉरेन इनकम, दैट इज 7 लाख रुपए, ठीक है सर। टोटल इनकम आपकी बन गई, ग्रोस टोटल इनकम आपकी बन गई 22 लाख रुपए। यहां से आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C, और वो आपकी बनेगी सर, डिडक्शन 80C आपको मिलेगी, एंड दैट विल बी, वैसे वो 1,50,000 होता है तो 1,50,000 दिया हुआ है, मैक्सिमम 1.5 लाख की ही मिलती है। तो ये आपकी टोटल इनकम आ गई सर, टोटल इनकम आ गई। लेकिन इसके अंदर आपने ना इंडियन और फॉरेन दोनों कैलकुलेट कर लिए, इंडियन और फॉरेन दोनों कैलकुलेट कर लिए। ये आपकी आ गई जी 20,50,000 रुपए। हाँ जी 20,50,000 रुपए। प्लीज राइट डाउन, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ, एक बार लिख के बताओ फटाफट। निकाल लिया। अब आप निकालते हैं टैक्स लाइबिलिटी, देखे थे ना, टैक्स लाइबिलिटी ऑन रुपीज 20,50,000। इसके लिए आपको चाहिएगा कैलकुलेटर, भाई कैलकुलेटर लो, मैं भी कैलकुलेटर लेता हूं। तो अब हम निकालेंगे टैक्स लाइबिलिटी ऑन 20,50,000। सबसे पहले 0 से 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख, फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख, और फिर 10 लाख से लेकर 20,50,000, ठीक है।
यहाँ रेट नील होता है तो नील आएगा, यहाँ रेट 5% होता है तो आपका आ जाएगा 12,500। यहाँ रेट 20% होता है तो आपका आ जाएगा 1 लाख रुपीज। यहाँ पे रेट 30% है, यानी कि 20,50,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं 10 लाख, तो आपका बचेगा 10,50,000 का 30%। तो सर ये आपका आएगा 3,15,000। 3,15,000 टोटल आ गया सर। 3,15,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, तो टोटल आ गया 4,27,500। ठीक है, 4,27,000। क्या अब रिलीफ मिल जानी चाहिए? अब नहीं। अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे। सेक्शन 91 की रिलीफ सबसे लास्ट में मिलेगी, सबसे लास्ट में। तो यहां पर हम लगाएंगे एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना आता है? एट द रेट ऑफ 4%। तो 4,27,500 का 4%, यानी कि 17,100 ये आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। टैक्स लाइबिलिटी आपकी सर आ गई है, टैक्स लाइबिलिटी आपकी आ गई है। इसको ऐड करने के बाद, इसको ऐड करने के बाद 4,27,500 प्लस 17,100, 17,100, तो ये आ गया 4,44,600। 4,44,600। यहां से आपको माइनस करना है रिलीफ अंडर सेक्शन 91। देखो यहां तक क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। हमने यहां तक क्या किया है? उसकी इंडियन इनकम को भी ले लिया, फॉरेन इनकम को भी ले लिया, दोनों इनकम को ले लिया। 22 लाख, 80C को लेस कर दिया, यानी कि 1.5 लाख रुपए। टोटल बच गया 20,50,000। 20,50,000 के ऊपर हम लोगों ने टैक्स कैलकुलेट कर दिया। ठीक है ना? टैक्स हमारा कितना आ गया? टैक्स हमारा कैलकुलेट करने के बाद आ गया 4,44,600। कुछ भी नया नहीं किया। सीएम में इंटर में भी आपने ये किया हुआ था, कुछ भी नया नहीं किया। नया अब करने वाले हैं जो रिलीफ मिलेगी अंडर सेक्शन 91। देखो सबसे पहली बात, यहां पर आपको दो स्पेशल कैलकुलेशन करनी है। एक, कैलकुलेट डबली टैक्स्ड इनकम, क्योंकि रिलीफ जो मिलेगी उसी इनकम से रिलेटेड मिलेगी जो इनकम पर डबल टैक्स लगा है। डबली टैक्स्ड इनकम। आप बताओ इस पूरे क्वेश्चन में ऐसी इनकम कौन सी है जिस पर डबल टैक्स लगा है? सर ऐसी इनकम 7 लाख रुपए है। क्यों भाई 7 लाख कैसे है? सर ये 7 लाख वो है जो आपने इंडियन इनकम में भी जोड़ दिए, इंडिया में कैलकुलेशन करते हैं, और ये फॉरेन कंट्री में भी टैक्स दे के आया 28%। तो बिल्कुल सही बात है। पर मेरा एक क्वेश्चन है, अब बहुत ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को, बहुत मजा आने वाला है। ये जो 7 लाख रुपए है ये डबली टैक्स इनकम है, क्योंकि इसमें इंडिया में भी टैक्स लगा है और इसमें बाहर भी लगा है। पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जब मैंने 20,50,000 को टैक्स किया है, तो मैंने 22 लाख, जो 15 और 7 22 लाख बने हैं, इसमें से 1.5 लाख कम भी तो कर दिया। तो ये जो 1.5 लाख कम हुआ है, ये किस में से कम हुआ है? इसमें से कम मानेंगे या इसमें से कम मानेंगे? भाई देखो, अगर आप ये कह रहे हो कि सर ये 7 लाख रुपए जो है फॉरेन इनकम, ये जो 80C का डिडक्शन मिला है, ये आपको 1,50,000 जो माइनस करना है, आप ये अज्यूम कर लो ये आपने 7 लाख में से कम किया है। तो फिर तो 7 लाख पे डबल टैक्स लगा ही नहीं। फॉरेन कंट्री में भले ही 7 लाख पे लगा होगा, पर हमने तो 7 लाख में से 150 कम कर दिया ना। फिर हमारे हिसाब से तो यहाँ पे 5.5 लाख हुआ। हमने तो टैक्स 5,50,000 पे लगाया है। मेरी बात समझे आप? 20,50,000 को अगर आपने जो टैक्स लगाया 20,50 पे लगाया है, अगर आप इसको पूरा 15 मानते हो अभी भी, तो 15 ये और 5,50 ये हुआ। अगर आप ये कहते हो कि सर ये 1.5 लाख रुपए हमने 15 लाख में से माइनस किए हैं, फिर ठीक है। फिर मैं ये मानता हूं कि इंडियन इनकम जो है आपकी वो 15 लाख टैक्स नहीं हुई है, एक्चुअली में 15 लाख में से 1.5 लाख कम मान लो, 13.5 लाख टैक्स हुई है, और 7 लाख पूरा टैक्स हुआ है। समझ में आया नहीं आया? 80C का डिडक्शन आपने माइनस किया है। क्या अज्यूम करें? आपने 15 लाख में से माइनस किया है, 7 लाख में से माइनस किया है, क्या अज्यूम करें? चलो आइए बात करते हैं। तो डबली टैक्स इनकम कितनी है? पहला क्वेश्चन ये है सर, यहां पर डबली टैक्स इनकम आपकी रहेगी 7 लाख रुपए। मतलब आप ये अज्यूम कर रहे हो कि आपने जो 1.5 लाख की डिडक्शन दी ना, वो डबली टैक्स इनकम में से नहीं देते, फॉरेन इनकम में से नहीं देते, वो आप इंडियन इनकम में से दे रहे हो। वो आप फॉरेन इनकम में से दे ही नहीं रहे, वो इंडियन इनकम में से दे रहे हो आप। अच्छा, लॉ में क्या लिखा है? सर लॉ में कुछ नहीं लिखा, आप जिसमें मर्जी अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन आपको करना पड़ेगा इंडियन इनकम। अगर आप फॉरेन इनकम में से माइनस करेंगे ना, तो फिर आपके जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बता दूंगा, ठीक है ना? एज पर लॉ, लॉ तो कहता है डिडक्शन मिलती है 80C की किसी में से भी लो, पर एज ए स्टूडेंट हम हमेशा उसमें से लेते हैं
डिडक्शन हम वो यूज करते हैं जहां पर हमारा बेस्ट बेनिफिट हो, यानी कि एसएससी की टैक्स लाइबिलिटी कम आए, राइट। तो आपको 7 लाख में से माइनस नहीं करनी है, फॉरेन इनकम में से माइनस नहीं करनी है, आपको इंडियन इनकम में से माइनस करनी है। 7 लाख आएगा। दूसरी दूसरी कैलकुलेशन, एक तो आपको यहां पर कैलकुलेट करना है टैक्स रेट इन फॉरेन कंट्री। टैक्स रेट इन फॉरेन कंट्री सर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर? 28% दे रखा है, ठीक है। एक आपको निकालना है एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया, एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया। तो इंडिया का एवरेज टैक्स रेट क्या है वो भी आपको निकालना है। क्यों निकालना है मैं समझाऊंगा आपको। देखो सर, इंडिया में आपकी टोटल इनकम कितनी है? 20,50,000, और टैक्स कितना है? 4,44,600। तो एवरेज टैक्स रेट कैसे निकलेगा? 4,44,600, 4,44,600 डिवाइडेड बाय 20,50,000। 20,50,000 इनकम होने पर, 20,50,000 इनकम होने पर 4,44,600 रुपए का टैक्स बनता है। अगर 100 कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा, दैट इज 21.688, 21.688%। यानी कि 1 रुपए के ऊपर जो टैक्स लगता है वो 21% लगता है, और फॉरेन कंट्री में कितना लगा है? 28% लगा है। दोनों टैक्स रेट कैलकुलेट क्यों किए गए वो आप समझो, आपको रिलीफ देना है। आप बताओ रिलीफ कौन सी इनकम में से दोगे? कोई भी इनकम में दोगे जिस पे डबल लगा है। सर जिस पे डबल लगा है यानी कि 7 लाख, अभी आपने कैलकुलेट भी किया है, डबली टैक्स इनकम इज 7 लाख। इसके ऊपर आपको टैक्स का रिलीफ देना है, रेट कैलकुलेट करना है, रेट कौन सा लगाओगे? अब आप मेरी बात समझो, आपने फॉरेन कंट्री की इनकम को इंडिया में जोड़ा, इंडियन इनकम में जोड़ा, और हमने एक एवरेज टैक्स रेट निकाला 21.688, 21.688। देखो हमें नहीं पता वो फॉरेन इनकम 7 लाख रुपए है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते वो 7 लाख कहाँ है। हमें क्या पता वो 7 लाख क्या यहाँ और यहाँ है, या लास्ट वाले में कहाँ पे है 7 लाख, ऐसे थोड़ा ना पता लगता है। तो हमने एवरेज टैक्स रेट निकाला, तो हम ये मानते हैं एवरेज जो है ना वो 21.688% है। इसका मतलब इंडिया में उस इनकम पर जो हमने फॉरेन में कमाई, उस पर टैक्स हमने लगाया है 21.688, फॉरेन कंट्री में लगाया 28%। अगर हमें कोई बोले कि सर आपको टैक्स रिलीफ देने ना, आपने एक कंट्री का टैक्स छोड़ देना तो फॉरेन कंट्री वाला छोड़ दो, 28% वाला माइनस कर दो। अरे जब हमने टैक्स लगाया ही नहीं 28%, तो हम 28% की रिलीफ कहां से दे देंगे? हमने टैक्स ही 21.88 लगाया है, तो हम टैक्स की रिलीफ 28 दे सकते हैं? कैसे पॉसिबल है? हाँ, अगर हमारा टैक्स रेट 30% आता, सपोज हमने जो टैक्स लगाया है वो एवरेज टैक्स रेट 30% लग रहा होता, और हमें रिलीफ देनी होती, तो हम 28% की रिलीफ दे देते कि भाई आपने उस कंट्री में 28 दिया है, हमने 30% लगाया है, तो चलो आओ आपको 28 की रिलीफ दे देते हैं। यानी कि आपको मैक्सिमम रिलीफ कितनी मिलेगी? जितना हमने टैक्स लगाया और जितना आप कंट्री में देके आए हो, विच एवरेज लेस, विच एवरेज लेस। अरे जितना हमने टैक्स लगाया है उससे ज्यादा रिलीफ थोड़ी दे देंगे, उससे कम ही देंगे ना, उससे कम ही देंगे, उससे ज्यादा कैसे दे देंगे हम रिलीफ? तो भाई यहां पर आंसर आएगा इन दोनों में से विच एवर इज लेस की रिलीफ मिलेगी, ठीक है, विच एवर इज लेस। तो 21.688, तो मैं यहां लिखूंगा 21.688%। तो यहां पे आपका आ गया 7 लाख इंटू 21.688%। ये आ गया सर 1,51,822। भाई मेरा तो इतना ही आ रहा है, 1,51,822। आप कैलकुलेट कर लेना, दोबारा कर दूं, 7 लाख इंटू 21.688, 1,51,816 आ रहा है। हाँ, अगर आप लंबा तक लेके जाओगे तो वो उतना आ जाएगा, 1,822 आ जाएगा, तो कोई बात नहीं। 1,51,816 ये आपको मिलेगी सर रिलीफ। अब कितना बच गया फाइनली? 4,44,600 में से अगर मैं माइनस कर दूं 1,51,816, तो ये आपका बच गया जी 2,92,784। तो ये आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आ गई। इसको आपने राउंड ऑफ करना है, पता ना आपको राउंड ऑफ करना होता है, तो राउंड ऑफ करके बनेगा 2,92,780, दैट इज यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। हमने डिस्कस किया था कि वो जो 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन है ईटीसी की, वो 15 लाख में से अज्यूम करेंगे, 7 में से माइनस नहीं करेंगे। क्यों? अगर आप 7 में से माइनस करते
तो आपकी डबल टैक्सेशन रिलीफ 5,50,000 पे कैलकुलेट होती। आपकी डब्ल्यू टैक्स इनकम 550 हो जाती, आपकी रिलीफ 5,50,000 पे कैलकुलेट होती। अगर 550 पे कैलकुलेट करते तो आपका रिलीफ का अमाउंट कम आता, आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा आती। कोई भी आदमी जब भी कोई ऑप्शन चूज करता है तो वो कौन सी चूज करता है, उसको बेनिफिट हो या लॉस हो, बेनिफिट हो, उसकी टैक्स लाइबिलिटी कम आए ज्यादा है, कम आए। तो इसलिए हम ये मानेंगे वो 80C की रिडक्शन 7 लाख में से नहीं 15 लाख में से मिली थी। अगर आप ये मान लेते 7 लाख में मिली तो यहाँ 550 पे कैलकुलेशन की जाती और ऑटोमेटिकली जो टैक्स लाइबिलिटी है, जो रिलीफ है, अमाउंट ऑफ रिलीफ है, वो कम आता और टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती। गाइस प्लीज टेल मी द फर्स्ट रिलीफ अंडर सेक्शन 91 का पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मिस्टर एक्स एज 40 ईयर्स, ठीक है, सपोज ही इज ROR इन इंडिया, ऐसा मान लेते हैं ROR इन इंडिया या रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है ना। उसकी जो इंडियन इनकम है वो मान लीजिए 15 लाख रुपए। उसके पास एक फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम जो है वो उसके पास रॉयल्टी है, ठीक है, रॉयल्टी है। और रॉयल्टी की जो इनकम है वो उसकी 10 लाख है, ठीक है। रॉयल्टी जो फॉरेन कंट्री में कमाई है उसकी इनकम 10 लाख है और इस रॉयल्टी के ऊपर फॉरेन कंट्री में TDS कट चुका है 37%। TDS कट चुका है 37%। और मैं एक और क्वेश्चन बोलूंगा, ये जो रॉयल्टी है ना, दिस इज एलिजिबल डिडक्शन। ये डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। अब इंटर में आपने पढ़ा हुआ है एक सेक्शन होता है 80 QQB, जहां पर अगर आपको रॉयल्टी इनकम होती है तो आपको डिडक्शन मिलती है। सर हमें तो इंटर की बातें याद नहीं है याद करो फिर। लेकिन खैर मैं बता देता हूँ, 80 QQB जो होती है वो 100% जितना भी आपका टैक्स बनता है, और सॉरी 100% ऑफ इनकम और 3 लाख विच एवर इज लेस की डिडक्शन मिलती है। मतलब मैक्सिमम डिडक्शन 3 लाख तक की मिलती है। और मान लो उसे एक और डिडक्शन के लिए वो एलिजिबल है, दैट इज अंडर सेक्शन 80C। अंडर सेक्शन 80C का एक और एलिजिबल है, दैट इज 1 लाख। 1 लाख, ठीक है ना। तो वो रॉयल्टी वाली इनकम के लिए भी एलिजिबल है, 80C उसका 1 लाख है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कंप्यूट कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी आपको निकालना है, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी एंड आपको साथ में निकालना है आपको निकालना है रिलीफ अंडर सेक्शन 91, ठीक है ना। रिलीफ 91 भी निकालो और टैक्स लाइबिलिटी निकालो। तो क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट गाइस, क्वेश्चन नोट कर लो फटाफट और फिर इस क्वेश्चन को हम करेंगे अब सॉल्व। सबसे पहले आप निकालो टोटल इनकम, स्टेप नंबर 1 टोटल इनकम। और जब टोटल इनकम निकालोगे ना तो आपको इंडियन इनकम भी लेनी है उसकी और फॉरेन इनकम भी लेनी है, ठीक है ना। इंडियन इनकम जो उसकी है इस क्वेश्चन में, दैट इज 15 लाख। फॉरेन इनकम अगर मैं बात करूं फॉरेन इनकम में, तो उसके पास है रॉयल्टी। रॉयल्टी इनकम उसकी फॉरेन इनकम है, दैट इज 10 लाख। और टोटल इनकम उसकी हो गई 25 लाख। 25 लाख में से आप माइनस करोगे डिडक्शंस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB, दैट इज रॉयल्टी और 3 लाख विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर आपकी 3 लाख जो है वो माइनस हो जाएगा। एक आपकी डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C। 80C क्वेश्चन में मैंने दे रखी है 1 लाख, वो आप माइनस कर दो। ये आपकी सर आ गई टोटल इनकम, ठीक है। टोटल इनकम कितनी आ गई, 15 और 10 25 लाख माइनस 4 लाख, तो ये आपकी आ गई जी 21 लाख। 21 लाख। अब आप इस 21 लाख के ऊपर निकालेंगे टैक्स। स्टेप नंबर 2 जो है ना, आपको निकालना है टैक्स ऑन ₹21 लाख, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप, 0 से 2.5 लाख, इग्नोर 115 BAC। जो 115 BAC के टैक्स रेट्स है ना वो अलग से टैक्स रेट है, अल्टरनेटिव टैक्स रेट होते हैं वो आपको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। मैं आपको ओल्ड रिजीम के हिसाब से निकाल रहा हूँ, ठीक है। हमारी चॉइस होती है उसमें, मतलब अगर हम चाहें तो ओल्ड रिजीम ले सकते हैं अगर हम ऑप्ट करेंगे तो, ठीक है। नील आ गया। 2.5 लाख से लेकर अगर मैं 5 लाख की बात करूं तो 5% आएगा, दैट इज 12,500।
5 लाख से ऊपर अगर मैं 10 लाख तक लूँ तो 20% आएगा, दैट इज 1 लाख रुपीज। अगर मैं 10 लाख से ऊपर लूँ और 21 लाख तक लूँ तो 11 लाख, 11 लाख का 30%, 11 लाख का 30%, ये आ गया 3,30,000, 3,30,000। तो टोटल आपका आ गया 3,30,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, 4,42,500, 4,42,500 आ गया। ठीक है, ये आपका टैक्स आ गया। इसमें हम जोड़ देंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये इसका ही 4% जोड़ेंगे तो आएगा 17,700। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 4,60,200। यहां से हम माइनस करेंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 91, यहां पर हम माइनस करेंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 91। वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता है रिलीफ जो होती है वो डबली टैक्स इनकम पर मिलती है, जिस इनकम पर 2 बार टैक्स लगाना उस पर रिलीफ मिलेगी। नाउ सबसे पहला हम स्टेप बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ डबली टैक्स्ड इनकम। स्टेप नंबर 1 दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ डबल टैक्स इनकम। तो हम डबली टैक्स्ड इनकम को निकाल लेते हैं। अब देखो आप इस क्वेश्चन में पहली बात, वो इनकम जो हमारी डबल टैक्स है वो फॉरेन इनकम है, रॉयल्टी वाली इनकम है, रॉयल्टी वाली इनकम है, वो हमारी लगी है 10 लाख। तो क्या डबल टैक्स इनकम 10 लाख है? नहीं। जो 80 क्यू क्यू बी की डिडक्शन है ना, 3 लाख रुपए, वो आपको रॉयल्टी में से मिलती है। ऑफ कोर्स लिखा भी हुआ है, दिस रॉयल्टी इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। 80 सी तो हमारे पास चॉइस है कि हमें 15 लाख में से माइनस करनी है या 10 लाख में से। ऑफ कोर्स हम 15 लाख में से माइनस करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा डबल टैक्स इनकम होगी उतनी ज्यादा रिलीफ निकल के आएगी। लेकिन जो रॉयल्टी की डिडक्शन है वो रॉयल्टी में से ही मिलती है, यानी कि 3 लाख वाली डिडक्शन। तो हमने जो टैक्स लगाया है ना वो 10 लाख पे नहीं लगाया, हालांकि हमने फॉरेन कंट्री में कमाई 10 लाख है, हो सकता है फॉरेन कंट्री में 10 लाख पे टैक्स लगाओ, लेकिन हमारी कंट्री में 10 पे नहीं लगा, 7 पे लगा, बिकॉज 3 लाख रुपए तो हमने इसे इस इनकम में से डिडक्शन दे दी। तो हमने 7 लाख पे लगाया, तो डबल टैक्स जो हुआ वो 7 लाख पे हुआ, 10 पे नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे तो 10 पे लगा ही नहीं ना, तो हमारे यहाँ तो 7 पे लगा है, तो जो 3 लाख पे हमारे यहाँ लगा ही नहीं, वो डबल टैक्स तो हुआ ही नहीं ना, वो तो खाली वही हुआ था। तो 7 लाख इज द डबल टैक्स इनकम। हाँ, इस 1 लाख को हम यही एज्यूम करेंगे कि ये 15 लाख में से माइनस हुआ है। ठीक है, तो भाई 7 लाख का आपको निकालना है परसेंटेज। अब जो आपको कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, आपको करना है एक तो इंडियन एवरेज टैक्स रेट करना है इंडिया का। एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया कितना है आपका इस क्वेश्चन के अंदर, और एक आपको करना है फॉरेन टैक्स रेट। फॉरेन टैक्स रेट क्वेश्चन में आपको करना है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया कर सकते हो आप कैसे, ये आपका टैक्स बन के आ रहा है 4,60,200 और इनकम है आपकी 21 लाख। तो 4,60,200, 4,60,200 डिवाइडेड बाय 21 लाख इंटू 100। 4,60,200 डिवाइडेड बाय 21 लाख इंटू 100, दैट इज 21.91%। ठीक है ना, तो दैट इज 21.91%। फॉरेन टैक्स की रेट बात करें तो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 37%। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 37%, विच एवर इज लेस आ जाएगा। तो विच एवर इज लेस 21.91 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 21.91% से। 7 लाख इंटू 7 लाख इंटू 21.91%, 21.91%, ये आ गया 1,53,370। ये आपका आ गया जी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। फाइनल टैक्स लाइबिलिटी 4,60,200 माइनस 1,53,370, ये आपका आ गया जी 3,06,830। 3,06,830, दैट इज योर फाइनल आंसर। राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, राउंड ऑफ ऑलरेडी हो चुका है। तो ये आपका हो गया फाइनल क्वेश्चन का आंसर। बताओ अभी प्लीज, क्लियर और नॉट क्लियर? ये वाला क्वेश्चन आपको आ गया या नहीं आ गया, प्लीज टेल मी फास्ट। डबल टैक्सेशन का ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया या नहीं हो गया?
हाँ जी, एक क्वेश्चन और कर लें, बोलो फटाफट। कॉपी करना है तो कर सकते हो आप। पहले आपने ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, लेकिन ये 7 लाख कैसे निकाला? ये आपने डब्ल्यू टैक्स इनकम निकाली है, वो आ गई आपकी 7 लाख, दैट इज 10 लाख माइनस डिडक्शन 3 लाख, 7 लाख, और ये रेट आ गए आपके दो, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया विच एवर इज लोअर से, विच एवर इज लेस जो आएगा आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे विच एवर इज लेस से, दैट्स इट। चलो भाई एक और क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर एक्स एज 62 years, ROR इन इंडिया, इंडियन इनकम जो है वो इसकी है सर 10 लाख, फॉरेन इनकम रॉयल्टी है, फॉरेन इनकम रॉयल्टी है, जिसके ऊपर इसने TDS पे किया हुआ है 22%, और ये भी आपकी 10 लाख रुपए है। एक और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है रॉयल्टी एक्सपेंस, इस रॉयल्टी को कमाने के लिए आपने कुछ खर्चा किया है, दैट इज रॉयल्टी एक्सपेंस, वो मान लेते हैं आपका है 40,000 रुपये, 40,000 रुपये, ठीक है, और दिस रॉयल्टी इज एलिजिबल, एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB, ठीक है, तो कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी एंड रिलीफ अंडर सेक्शन 91, इग्नोर सेक्शन 115 BAC। हाँ जी, चलो भाई पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो आप फटाफट, पहले आप क्वेश्चन कॉपी कर लो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कॉपी किया क्वेश्चन या सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हो? अच्छा सोल्व नहीं कर रहे हो, कर लो यार, ऐसे मत करो। पहले हम निकालेंगे टोटल इनकम, ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे इंडियन इनकम, इंडियन इनकम दैट इज ₹10 लाख, फिर हम इसमें लेंगे फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम में आपके पास है रॉयल्टी, और रॉयल्टी आपकी है 10 लाख, लेकिन पहले यहां से रॉयल्टी एक्सपेंस माइनस होंगे, बिल्कुल, अगर आपने कोई रॉयल्टी के रिलेटेड एक्सपेंस किए हैं तो वो माइनस होंगे, दैट इज 40,000, 9,60,000 जो ना वो आपका आ गया इनकम, टोटल आ गया सर आपका 19,60,000, टोटल आपका आ गया 19,60,000, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB रॉयल्टी से रिलेटेड, यानी कि 3 लाख रुपए, वैसे 660 है, 960 है, बट मैक्सिमम डिडक्शन 3 लाख मिलेगी, द आंसर इज 16,60,000, ठीक है, द आंसर इज 16,60,000, ये आपकी आ गई जी टोटल इनकम, ये आपकी आ गई टोटल इनकम। करो कॉपी फटाफट, साथ 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 कॉपी करते रहो फटाफट। टोटल इनकम आपकी आ गई 16,60,000 रुपए, ठीक है, अब इस 16,60,000 के ऊपर टैक्स निकालेंगे, दैट इज टैक्स ऑन ₹16,60,000। सबसे पहले 0 से लेकर 3 लाख, 2.5 लाख नहीं 3 लाख, क्योंकि क्वेश्चन में जो मिस्टर एक्स है उसकी एज 62 ईयर है, तो 62 ईयर का मतलब सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पे 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होती है, फिर 3 लाख से ऊपर 5 लाख तक, दैट इज 5%, यानी कि 2 लाख का 5% हो गया 10,000, ठीक है, फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक 20%, यानी कि 1 लाख रुपए हो गया आपका, ठीक है, फिर 10 लाख से लेकर 16,60,000, 16,60,000
हजार का 30%, यानी कि 6,60,000 रुपए का, 6,60,000 का 30%, ये आपका आ गया जी 1,98,000। 1,98,000 आ गया आंसर यहाँ पे। 1,98,000 अगर मैं इसका टोटल कर दूं तो इसमें मैं जोड़ दूंगा 1 लाख और इसमें मैं जोड़ दूंगा 10,000, टोटल आ गया जी 3,08,000। 3,08,000 इसमें मैं जोड़ दूंगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन, एजुकेशन सेस, दैट इज 4%। 3,08,000 का 4%, 12,320 रुपये। 12,320 रुपये, इसे जोड़ने के बाद ये मेरा आ गया जी 3,20,320। 320,320, लो जी, टैक्स लाइबिलिटी आपकी आ गई जी 320,320। यहां से आपको माइनस करना है, यहां से आपको माइनस करना है रिबेट, दैट इज अंडर सेक्शन, सॉरी, रिलीफ, रिलीफ, रिबेट वर्ड मैंने यूज कर दिया। यहां से आपको माइनस करना है रिलीफ अंडर सेक्शन 91। 91 में सबसे पहले आपको स्टेप निकालना पड़ेगा 1। सबसे पहले आपको निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ डबली टैक्स्ड इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ डबली टैक्स्ड इनकम। देखो, आपकी फॉरेन कंट्री में जो इनकम है वो है रॉयल्टी। रॉयल्टी आपकी इनकम है 10 लाख रुपए। पहले आपने रॉयल्टी नाम के एक्सपेंस माइनस किए, जो आपने एक्सपेंस माइनस किए तो इसका मतलब रॉयल्टी 10 लाख तो आपकी इनकम नहीं बनी ना। 10 लाख इनकम थी लेकिन 10 लाख को तो हमने ऐड नहीं किया, 40,000 माइनस किया हमने, वो बन गया 9,60,000। फिर उसमें से डिडक्शन मिल गई 80 क्यू की, क्यू की, क्योंकि वो तो इसी में से मिलेगी। ये आपका बन गया 6,60,000। ठीक है, तो आपकी जो रिलीफ है वो 6,60,000 के ऊपर आएगी, लेकिन परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज कितनी आएगी? अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो आपको एक निकालना पड़ेगा एवरेज टैक्स रेट, इंडिया वाला, और एक आपको निकालना पड़ेगा फॉरेन टैक्स रेट। फॉरेन टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 22%, आई थिंक। ये रहा 22% टीडीएस कट रहा है उसके ऊपर। तो फॉरेन टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन है 22%। एवरेज टैक्स रेट आप निकाल दो। कैसे निकालोगे सर? आप निकालोगे टैक्स डिवाइडेड बाय इनकम। सर टैक्स बनता है आपका 320,320, और टैक्स बनता है आपका 16 लाख, टोटल इनकम, सॉरी, टोटल इनकम बनती है आपकी 16,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 320,320 डिवाइडेड बाय 16 लाख, और अगर मैं इसको परसेंटेज करूंगा तो 20.02%। तो आपका यहां पे आ रहा है 20.02%। बोलो भाई ये आएगा ना? चेक कर लो एक बार यार, चेक करो फटाफट। आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, ओ हाँ ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी तो आपकी यही बन रही है 320,320 डिवाइडेड बाय आपकी जो इनकम है वो 16,60,000 है। 16,60,000 इंटू 100, नहीं ये आ रहा है 19.29, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी भाई। ये आपका आएगा 19.29, 19.29%। एक बार दोबारा चेक कर दूं। 19.29, तो यहां पर हम लिख देंगे, अच्छा 19.29 और 22, तो जो लोअर है वो आपका बनता है 19.29%। ये आपका आ जाएगा जी 6,60,000 का 19.29%, 127,314, 127,314 बैलेंस विल बी योर टैक्स लाइबिलिटी। कितनी आएगी? 320,320 माइनस 127,314, तो ये आपकी आ रही है 193,006, 193, तो 006 है, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे तो ये बन जाएगी 010। ठीक है ना? क्या बन जाएगी? 010।
लो जी, मैंने करवा दिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 खास बात इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था, रॉयल्टी एक्सपेंस भी माइनस करना है। अगर आपने फॉरेन कंट्री में कोई इनकम कमाई है और उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंस है, तो डबल टैक्स इनकम निकालते समय वो एक्सपेंस भी माइनस करना है, और अगर उसी इनकम में से कोई डिडक्शन मिलती है तो वो डिडक्शन भी माइनस करनी है। ओनली देन आपके सामने जो है ना डबल टैक्स इनकम आएगी। आई होप इट इज क्लियर। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया आपको क्लियर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखा जाए, एक क्वेश्चन और मस्त सा किया जाए। बोलो फटाफट। चलो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, बढ़िया वाला क्वेश्चन है इस बार। मिस्टर एक्स एज 62 ईयर, ठीक है ना, एज 62 ईयर, मतलब आपने वही लेना है, ध्यान रखना। 0 से 3 लाख वाला केस लेंगे हम, और बंदा ROR है, ठीक है। उसकी इंडियन इनकम जो है, इंडियन इनकम जो है वो आपकी है 10 लाख रुपए। फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम जो है ना उसकी, वो एक तो है रॉयल्टी, सॉरी 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 सॉरी, फॉरेन इनकम ना उसकी दो कंट्री में से है अलग अलग। एक उसकी कंट्री एक्स है, कंट्री एक्स, और कंट्री एक्स में से इसे रॉयल्टी इनकम हुई है, रॉयल्टी इनकम हुई है 10 लाख रुपीस, जिसके ऊपर इसने वहां पे TDS कटवाया हुआ है एट द रेट ऑफ 22%। एट द रेट ऑफ 22% कटवाया है, और ये वाली इनकम जो है एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB है। ठीक है, आप मान लो ये वाली इनकम जो है वो एलिजिबल है 80 QQB के। एक उसकी इनकम जो है वो कंट्री वाई में से है। कंट्री वाई में मान लीजिए, कंट्री वाई में जो उसकी इनकम है वो PGBP इनकम है, और वो इनकम इसकी 4 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है। और यहाँ पर इसने ऑलरेडी टैक्स पे करा हुआ है फॉरेन कंट्री में, कंट्री वाई के अंदर, सपोज करो 8%। यहाँ पे इसने कितना कर रखा है, 8%। तो बस आपको निकालना है कैलकुलेट, कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी एंड रिलीफ अंडर सेक्शन 91, और आपको इग्नोर करना है 115 BAC, आपको इग्नोर करना है 115 BAC। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लो भाई। इस क्वेश्चन में दो डिफरेंट कंट्री में आपने इनकम कमाई है, और दोनों डिफरेंट कंट्री में आपने टैक्स भी पे किया है। स्टार्ट तो करो क्वेश्चन करना। चलो आओ मैं करवाता हूँ आपको। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल इनकम। इंडियन इनकम हमारे पास है 10 लाख। फॉरेन इनकम के ना हम क्या करेंगे, फॉरेन इनकम में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, एक और चीज इसमें जोड़ दो आप, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा और लिख लो। ये जो कंट्री एक्स से इसकी इनकम हुई ना, यहाँ पर इसके रॉयल्टी एक्सपेंस भी है, रॉयल्टी एक्सपेंस भी है 40,000 रुपये। ठीक है ना, क्वेश्चन में ऐड कर लो, क्वेश्चन में ऐड कर लो, कोई बात नहीं। फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम की बात करें हम, फॉरेन इनकम, इसकी कंट्री एक्स से जो इनकम हुई है वो लिख लो। वो हुई है रॉयल्टी 10 लाख रुपीस, बट इसमें से हम रॉयल्टी के एक्सपेंस माइनस करेंगे, दैट इज 40,000 रुपये, और 9,60,000 रुपये ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर कंट्री वाई की इनकम लिख लो, कंट्री वाई की इनकम लिख लो। वो आपकी हो जाएगी जी, कंट्री वाई की जो इनकम है ना, कंट्री वाई की इनकम जो है वो आपकी हो जाएगी इसकी 4 लाख रुपए। ठीक है ना, 4 लाख है ना, हाँ 4 लाख रुपए। हम्म, ये आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, करो टोटल। 10 लाख रुपए प्लस 9,60,000 रुपये प्लस 4 लाख रुपए, 23,60,000 रुपये आ गया आपके पास, 23,60,000। यहाँ पे आप माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB, तो हो ही जाएगा माइनस, 80 QQB तो माइनस हो ही जाएगा यहाँ पे। तो वो आपका माइनस हो जाएगा 3 लाख रुपए। आपका आंसर आ गया 20 लाख
60,000 रुपये। 20 लाख टोटल इनकम आ गई। कॉपी कर लो इतना, कॉपी कर लो इतना, टोटल इनकम आ गई 20,60,000 रुपये। टोटल इनकम आ गई 20,60,000। ठीक है, अब आप निकालो टैक्स ऑन ₹20,60,000। सबसे पहले जीरो से लेके 3 लाख रुपए तक नील आएगा। 3 लाख से ऊपर 5 लाख तक दैट इज 5%। टैक्स का अमाउंट आएगा आपका 10,000। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20%, दैट इज टैक्स का अमाउंट आएगा आपका 1 लाख। 10 लाख से लेकर ये आपका आएगा 20,60,000 तक, 20,60,000 तक 30%, यानी कि 10,60,000 पर, है ना। तो 10,60,000 का 30%, ये आपका आ गया 3,18,000। 3,18,000 टोटल आ गया आपका 4,28,000। 4,28,000 यहां से आप जोड़ेंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 4,28,000 का 4%, 17,120। 17,120 अगर इसको टोटल कर दूं तो ये आपका बनता है जी 4,45,120। 4,45,120 इसमें से आपने माइनस करना है जी रिलीफ अंडर सेक्शन 91। और मैं बताऊं रिलीफ कितना माइनस होगा, यहां करेंगे हम, ठीक है ना। यहां दोबारा लिखता हूं मैं, इस क्वेश्चन को इधर ले लेता हूं आगे। तो ये आपकी जी टोटल इनकम आ गई है, सॉरी टोटल जो टैक्स लाइबिलिटी आपकी आ रही है वो आपकी आ रही है 4,45,120। यहां से आप माइनस करेंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 91। और रिलीफ अंडर सेक्शन 91 ना, ये कंट्री एक्स की आपने अलग माइनस करनी है, यही मेन क्वेश्चन है यहाँ पे। और कंट्री वाई की आपने अलग करनी है। क्यों? बिल्कुल हो सकता है कंट्री एक्स का जो रिलीफ को कैलकुलेट करने से हमें रेट चाहिए वो इंडियन टैक्स रेट और कंट्री एक्स का टैक्स रेट में से विच एवर इज लोअर जो आएगा, और जो कंट्री वाई का कंपेयर करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो सेम वाला आए, अलग वाला भी आ सकता है। ठीक है ना। तो दोनों का अलग अलग कंपेयर करना पड़ेगा और दोनों की डब्ल्यू टैक्स इनकम अलग से निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डबली टैक्स्ड इनकम। डबली टैक्स्ड इनकम कितनी आएगी डबल टैक्स इनकम? हाँ जी, कितनी आएगी? पहले कंट्री एक्स की निकाल लेते हैं, फिर हम निकाल लेंगे कंट्री वाई की। कंट्री एक्स में आपने रॉयल्टी इनकम थी 10 लाख। 40,000 रुपए तो आपका वो चला गया एक्सपेंस। 9,60,000, उसमें से 3 लाख रुपए आपने रिबेट ले ली, रिलीफ सॉरी डिडक्शन ले ली। 6,60,000 रुपये आपके आगे रिलीफ। तो कंट्री एक्स में आपके आगे रिलीफ 6,60,000। और इस पर एट द रेट ऑफ लगाएंगे हम इंडियन टैक्स रेट और फॉरेन टैक्स रेट विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। कंट्री वाई में तो आपकी जो इनकम है वो 4 लाख ही है डबल टैक्स। वो जो पीजीपी की इनकम ना फॉरेन कंट्री में कोई डिडक्शन तो मिली नहीं है उसमें से, तो वो तो अलग से पूरी 4 लाख ही मतलब टैक्स होएगी। उस 4 लाख की डबल टैक्स है, उस 4 लाख के ऊपर ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। 4 लाख के ऊपर आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख लूँ कंट्री वाई, कंट्री वाई, तो इसमें कितनी है 4 लाख रुपए। ठीक है, अब आपको निकालना है एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया। ये तो सिंगल निकलेगा। फिर आपको निकालना है एवरेज टैक्स रेट इन कंट्री एक्स। क्वेश्चन में गिवन है कंट्री एक्स एवरेज टैक्स रेट इन कंट्री वाई, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ये आपका 8% है, ये आपका 22% है, और ये आपको कैलकुलेट करना है। अगर मैं एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया निकालूं तो मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो बनती है 4,45,120। 4,45,120, 4,45,120 डिवाइडेड बाय 21 लाख या 20 लाख, 20,60,000 डिवाइडेड बाय 20,60,000 इंटू 100।
21.60 या 61 कह लो, 21.61। और यहां पर कितने, पहले हम रिलीफ देंगे कंट्री एक्स की डब्ल्यू एक्स में से, वो 22 है, तो इन दोनों में से लोअर ले लेंगे, 21.61, 21.61, तो यहाँ पर आएगा 21.61%। तो आपका आंसर आ गया 6,60,000 का 21.61%। तो 1,42,626, 1,42,626। अब 4 लाख पे ले लेते हैं। अब 4 लाख पे ले लेते हैं हम लोग। 4 लाख पे कितना आएगा, देखो, इंडियन कंट्री का तो 21.61 आ गया, और उसका 8% है, तो 8 लोअर है, तो 8 आएगा एट द रेट ऑफ 8%। तो 4 लाख की रिलीफ जो है वो 8% के हिसाब से मिलेगी 32,000 रुपये, 32,000 रुपये। तो आपका टैक्स आ गया जी, फाइनल टैक्स आ गया 4,45,120 -142,626 -32,270। कितना आ गया बोलो, 270,494। लो जी, कर लिया हमने आंसर, 270,494 फाइनल आंसर आ गया, 270,494, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, यू गॉट इट। ठीक है, अब कुछ स्पेशल चीजें लिखवा देता हूँ। अभी एक क्वेश्चन वैसे मैं और दूंगा आपको, डोंट वरी, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, बट उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ लिखवा दूं आपको। आ जाओ, लिख लो। सेक्शन 91 कब लगता है, सेक्शन 91 कब लगता है? सेक्शन 91 लगता है देयर when there is no DTAA, when there is no DTAA, then section 91 लगता है। और सेक्शन 91 में क्या होता है, यूनिलेटरल रिलीफ, यूनिलेटरल रिलीफ। ठीक है। नंबर 1, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। यूनिलेटरल रिलीफ तभी मिलेगी जब कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, असेसी मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया, असेसी मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये जो रिलीफ होते हैं ना, रेजिडेंस कंट्री जो होते हैं ना, वो अपने एसएससी को देती है। आपने सोर्स कंट्री में टैक्स पे किया है, मतलब किसी कंट्री में सोर्स बेस पे टैक्स, सोर्स रूल पे टैक्स पे किया है, उस टैक्स पे किए हुए की हम आपको रिलीफ दे देंगे। दैट इज एसएससी मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंस कंट्री देती है। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री, आपने इनकम कहां से कमाई होनी चाहिए, फॉरेन कंट्री से, तभी डबल टैक्स होगा। इनकम मस्ट derive must derived from foreign country and it is not deemed to be accrue or arise in India. It is not deemed to be accrue or arise in India. Of course यार, अगर वो deemed to be accrue or arise in India होगी, फिर तो वो इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम है ही नहीं। ठीक है ना, फिर तो वो इंडियन इनकम बन गई ना, फिर तो वो फॉरेन इनकम हुई नहीं। तो हमें तभी डिडक्शन देनी है जब वो फॉरेन इनकम है। तीसरा पॉइंट, टैक्स शुड हैव बीन डिडक्टेड, उस बंदे ने फॉरेन कंट्री में टैक्स दिया होना चाहिए, या उसका बाय वे ऑफ टीडीएस या बाय वे ऑफ एनी अदर कटा होना चाहिए वहां पे, मतलब उसने वहां पर टैक्स दिया होना चाहिए, या वहां पे टैक्स कटा, क्योंकि अगर उसने उस कंट्री में टैक्स दिया ही नहीं, सपोज करो उसने उस कंट्री में टैक्स दिया ही नहीं, तो डबल टैक्स हुआ ही नहीं। सिर्फ हमने लिया है, उस कंट्री ने टैक्स लिया ही नहीं, तो डबल टैक्स हुआ ही नहीं, फिर किस बात की रिलीफ। तो टैक्स शुड हैव बीन डिडक्टेड, टैक्स शुड हैव बीन डिडक्टेड, और पेड in foreign country, paid in foreign
कंट्री डिडक्टेड का मतलब है टीडीएस कटा हो उसका, या उसने एक्चुअली में पे किया हो। एंड द लास्ट कंडीशन, देयर इज नो डी टी डबल ए, दोनों में कोई डी टी डबल ए, दोनों कंट्रीज के अंदर कोई डी टी डबल ए नहीं है। ओके गाइस, सेक्शन 91 की कंडीशंस क्लियर है। अब अब आप आओ आओ मैं आपको दिखाता हूं कैसे निकालते हैं हम रिलीफ। हाउ टू कंप्यूट रिलीफ अंडर सेक्शन 91। हाउ टू कंप्यूट रिलीफ अंडर सेक्शन 91। ठीक है, नंबर 1, स्टेप 1, कंप्यूट टोटल इनकम। सबसे पहले टोटल इनकम निकाल लो, और टोटल इनकम निकालोगे तो उसमें इंडियन इनकम भी लेनी है आपने, इंडियन इनकम भी लेनी है, प्लस फॉरेन इनकम भी लेनी है। सबसे पहले आप कंप्यूट कर लो टोटल इनकम, दैट इज इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम। देन सेकंड स्टेप, फाइंड आउट ग्रोस टैक्स। फाइंड आउट ग्रोस टैक्स, और ये जो ग्रोस टैक्स है ना, ये आपका बिफोर क्लेमिंग टीडीएस, अभी अपने टीडीएस माइनस नहीं किया होना चाहिए, टीसीएस माइनस नहीं किया होना चाहिए, मैट का कोई अगर मैट या एएमटी क्रेडिट बनता है तो वो माइनस नहीं किया होना चाहिए, मैट क्रेडिट या एएमटी क्रेडिट। एडवांस टैक्स माइनस नहीं किया आपने, एडवांस टैक्स माइनस किए बगैर, बट लेकिन ऑफ कोर्स आफ्टर आफ्टर अलाउइंग सरचार्ज, अगर पॉसिबल है कोई सरचार्ज लगता है, और सरचार्ज या फिर एजुकेशन सेस जो है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसे लगाने के बाद। ठीक है, तो जो वो टैक्स लाइबिलिटी निकालनी होती है ना, उसमें से अभी आपने टीडीएस माइनस नहीं किया होना चाहिए, टीसीएस माइनस नहीं किया होना चाहिए, मैट क्रेडिट एएमटी क्रेडिट ये माइनस नहीं होना चाहिए, एडवांस टैक्स माइनस, लेकिन सरचार्ज और सेस लगा सकते हो, सरचार्ज और सेस लगा सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपने टैक्स भी निकाल लिया। टैक्स निकालने के बाद आपका जो स्टेप नंबर 3 है वो होता है फाइंड आउट नंबर 1, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया, एंड फाइंड आउट एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन फॉरेन कंट्री या कंट्रीज। ठीक है ना, मतलब अगर एक से ज्यादा कंट्री में आपकी इनकम है तो फिर उन दोनों का भी आपको टैक्स रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप नंबर 4, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है फाइंड आउट लोअर ऑफ इन एवरेज इंडियन टैक्स रेट, एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया, और और एवरेज फॉरेन टैक्स रेट, एवरेज फॉरेन टैक्स रेट, इन दोनों का लोअर लेना होता है। फिफ्थ क्या करना है, फिफ्थ आपको क्या करना है, फिफ्थ आपको रिलीफ देनी है अंडर सेक्शन 91 निकालनी है। वो कैसे निकलेगी आपकी, वो निकलेगी डबली टैक्स्ड इनकम मल्टीप्लाइड बाय स्टेप नंबर 4 का जो रेट आएगा ना लोअर वाला, वो आपको लेना है। ठीक है, डन भाई, मैंने करवा दिया। इसके अंदर एक बात मैं आपको बताऊंगा, जो हाउ टू कैलकुलेट फॉरेन टैक्स रेट, हाउ टू कैलकुलेट फॉरेन टैक्स रेट, हाउ टू कैलकुलेट फॉरेन टैक्स रेट। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक नॉर्मली गिवन होता है। हाँ, ये 22%, 37%, हमने इतने क्वेश्चन किए हैं, सब में क्या था, गिवन था। लेकिन इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो। तो वो कैसे निकलेगा, बिल्कुल वैसे जैसे हमारा टैक्स रेट निकला था, टैक्स इन फॉरेन कंट्री डिवाइडेड बाय इनकम इन फॉरेन कंट्री एज पर देयर लॉ, इनकम इन फॉरेन कंट्री इनकम इन फॉरेन कंट्री एज पर देयर लॉस। ठीक है, तो बस जो भी है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपका टैक्स रेट आ जाएगा।
तो यस गाइस, मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे निकालते हैं डब्ल्यू टैक्स इनकम, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट सेक्शन 90। तो मैं आपको बेर एक्ट से पढ़ाऊंगा ताकि आपको एक तसल्ली मिले कि हाँ यार ऐसी जगह से पढ़ा जहां पे एक्चुअली में मतलब गवर्नमेंट के द्वारा लिखा गया है, कोई बुक नहीं है ना, कोई मतलब ये नहीं कि इजी वे है, ये प्रॉपर तरीके से मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये 90A जो है ना, ये तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक वर्ड बोलूंगा वो वर्ड चेंज कर लोगे ना आप, पूरा ही चेंज हो जाएगा। लेकिन इस एक्ट को पढ़ाने से पहले, इस मतलब सेक्शन को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ मतलब नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ बात करते हैं सेक्शन 90 की और 90A की। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 90 और 90A कब एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 90 या 90A जो भी है, ये कब एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। ये एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ बाइलेटरल रिलीफ, ठीक है ना। इन केस ऑफ बाइलेटरल रिलीफ के केस में ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें ना अ, जैसे एक कंट्री इंडिया है, ठीक है, और सेक्शन 90 और 90A एप्लीकेबल होता है। एप्लीकेबल एक और लाइन लिख सकते हो आप, एप्लीकेबल व्हेन देयर इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एग्जिस्ट। अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है ना बिटवीन द टू कंट्रीज, तो हम कहते हैं फिर सेक्शन 90 और 90A के अकॉर्डिंग रिलीफ मिलेगी, और उस रिलीफ को ना बाइलेटरल रिलीफ कहते हैं। मान लीजिए इंडिया है और इधर मान लीजिए यूएसए है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में अब एक बंदा है इंडिया का, एक बंदा है इंडिया का, वो इंडिया में भी इनकम कमाता है, इंडिया में भी इनकम को अर्न करता है, और वो यूएसए में भी इंडिया इनकम को अर्न करता है, ठीक है ना। वो इंडिया में भी इनकम को अर्न करता है और यूएसए में भी अर्न करता है। तो ये जो यूएसए वाली उसकी इनकम है ना, यूएसए वाली इनकम, ये एक्चुअली में डबली टैक्स हो जाती है, डबली टैक्स्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये इनकम टैक्सेबल होती है एज पर रेजिडेंस रूल, एज पर रेजिडेंस रूल। और अगर मैं यूके की यूएस की बात करूं तो यूएसए में ये इनकम जो है, ये वाली इनकम जो है, ये टैक्स हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स रूल, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स रूल। एक बार थोड़ा सा दोबारा बता रहा हूँ बिकॉज ये सब बातें मैं आपको पहले भी बहुत डिटेल में करवा चुका हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स रूल, ठीक है ना। तो इस तरीके से टैक्सेबल हो जाती है। अब ये जो डबल टैक्स्ड है, इसको कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे अवॉइड किया जाए, ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है जी। और इसके लिए बात कैसे बनेगी, अगर इंडिया गवर्नमेंट के जो हायर अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट, और यूएस गवर्नमेंट की भी जो हायर अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने ऐसे लिख दिया, उनकी तरफ से जो भी हायर अथॉरिटी है, वो दोनों जो लोग हैं ना अपने अपने लोग के साथ आए और एक ऑन द टेबल बैठे एक रिटर्न एग्रीमेंट करें, एक रिटर्न एग्रीमेंट करें सर। और उस एग्रीमेंट का नाम हो डी टी डबल ए रिटर्न एग्रीमेंट होगा कि ठीक है भाई, अगर कोई बंदा ऐसा है जो दोनों कंट्री में इनकम कमा रहा है, और जो मतलब जिसकी एक इनकम दो कंट्री में टैक्स हो रही है, सॉरी दोनों कंट्री में नहीं कमा रहा है, एक इनकम दो कंट्रीज में टैक्स हो रही है, अगर जिसकी तो उस इनकम को एक ही बार टैक्स किया जाना चाहिए। उसके लिए क्या प्रोविजंस बनाए जाएं, क्या समाधान किया जाए, वो वाला क्वेश्चन जो है ना वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है ना, वो एक तो आपके टैक्स रिलीफ की बात करेगा कि आपको टैक्स की रिलीफ मिलनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा वो अदर अदर बातें भी करेगा। वो अदर बातें क्या है, जब हम सेक्शन 90 और 90A को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपको नजर आएगा, और बड़ी सारी बातें करेंगे। सिर्फ मैटर इज नॉट लिमिटेड टू टैक्स रिलीफ ओनली, बट दे विल कंसीडर अदर मैटर्स ऑल्सो, ठीक है ना। बट ऑफ कोर्स द प्राइमरली जो ऑब्जेक्टिव है वो टैक्स रिलीफ देना ही है। और मैंने बताया था इसके लिए दो मेथड होते हैं, वो टैक्स एग्जम्पशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, टैक्स एग्जम्पशन मेथड के थ्रू भी दी जा सकती है, और वो टैक्स क्रेडिट मेथड के थ्रू भी दी जा सकती है। ये तो दोनों कंट्री के बीच की बात है, म्यूचुअली सेटल होगा कि उन्हें टैक्स एग्जम्पशन के थ्रू मूव करना है या टैक्स क्रेडिट मेथड के थ्रू मूव करना है, ठीक है ना। चलो जी, यहां तक मैंने आपको बता दिया है, यहां तक मैंने आपको बता दिया। और जो डी होता है ना, डी इसको जब ये एग्रीमेंट हो रहा होता है, इस एग्रीमेंट को हम टैक्स ट्रीटीज भी कहते हैं, हम इस एग्रीमेंट को टैक्स ट्रीटीज भी कहते हैं।
ट्रीटीज भी कहते हैं और इस टैक्स कन्वेंशन भी कहते हैं, टैक्स कन्वेंशन भी कहते हैं और बस एक टैक्स ट्रीटी, टैक्स कन्वेंशन, यही सब कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जामिशन मेथड, क्रेडिट मेथड में थोड़ा बता देता आपको पहले डिटेल में, इसको छोड़ दो आप। अब आ जाओ सेक्शन 90 की तरफ। अब हम थोड़ा सेक्शन 90 की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। अब हम प्रॉपर सेक्शन 90 की तरफ चल रहे हैं। सेक्शन 90 कहता है पावर टू एंटर इन DTAA विद अदर कंट्री, पावर टू एंटर इन DTAA विद अदर कंट्री, ठीक है ना। ये पावर देता है सेक्शन 90। किसको देता है? इंडिया में ये पावर किसको मिलती है? इंडिया में पावर मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बता चुका हूं पहले ही। सेंट्रल गवर्नमेंट पावर मिलती है टू DTAA करने की विद अदर कंट्री, विद फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री, और एक वर्ड मैं और यूज करूंगा, या फिर स्पेसिफाइड टेरिटरी, या फिर स्पेसिफाइड टेरिटरी। तो प्लीज आप दोनों ना कंफ्यूज मत होना यार। कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनके कुछ हिस्से अलग हो गए हैं, हांगकांग इज वन ऑफ देम। तो उन कंट्रीज को ना स्पेसिफाइड टेरिटरी कहा जाता है। तो कभी मतलब उस कंट्री के एक सेपरेट पार्ट को वो लोग स्पेसिफाइड टेरिटरी कहते हैं। तो अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के साथ कर रहे हैं तो भी ठीक है, और कोई स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया है तो उसके साथ भी करेंगे तो भी चलेगा। ये एग्रीमेंट आप फॉरेन कंट्री के साथ भी कर सकते हैं और स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैटर्स है, मैं उनका डिस्कशन करूंगा। कुछ मैटर्स हैं उनका डिस्कशन करूंगा, फिर मैं सेक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मैटर नंबर 1, भाई इन मैटर्स को आप मेरे साथ ध्यान से पढ़ना, बस यही सब कुछ है जो कुछ है मैटर्स, और उसके बाद हम सेक्शन पढ़ना शुरू कर देंगे, एंड देन सेक्शन ओवर, देन चैप्टर ओवर। मैटर नंबर 1, अगर मान लो इनकम टैक्स एक्ट में कुछ नॉर्मल प्रोविजंस लिखी हैं किसी इनकम को लेकर, और DTAA में हमने DTAA किया है, हमने DTAA किया है 5 इनकम के लिए, ABCDE, कि अगर कोई बंदा ये वाली 5 इनकम कमाएगा तो इन 5 इनकम पर DTAA का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हमने कोई 5 इनकम के रिस्पेक्ट में DTAA किया है किसी कंट्री के साथ, कि अगर कोई बंदा ये 5 इनकम कमाएगा तो इनके ऊपर DTAA का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। प्रोविजन DTAA में लिखी हुई है। तो मान लो कोई ऐसा इनकम है जिसके ऊपर इनकम टैक्स की प्रोविजंस भी है और DTAA की भी है, और सपोज वो प्रोविजन आपस में क्लैश कर गई है, DTAA कुछ और कहता है और इनकम टैक्स एक्ट कुछ और कहता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, प्लीज जो देख रहे हैं इस वक्त, थोड़ा सा गैस करो आप, मतलब यार ठीक है आपको नहीं आता तो गैस कर सकते हो आप। गैस करो कि अगर कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसी इनकम्स हैं जिनके ऊपर DTAA का प्रोविजन अलग बात करता है, इनकम टैक्स का प्रोविजन अलग बात करता है, तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सा प्रोविजन प्रवेल करेगा, कौन सा प्रोविजन प्रवेल करेगा? DTAA प्रवेल करेगा या इनकम टैक्स का प्रोविजन प्रवेल करेगा? मतलब हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन है वो प्रवेल करेंगे या DTAA का प्रोविजन प्रवेल करेगा? बताओ भाई बताओ। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट है यार, ये 1 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ जाते हैं, पूरा सेक्शन 5 नंबर में आ गया, 1 नंबर में छोटी सी कोई बात आ गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ जी, तो क्या आंसर आएगा बोलो फटाफट। सर जी ऐसे में आंसर है कि यहां पर ना DTAA प्रवेल करेगा, DTAA विल प्रवेल। अब भाई भारती लोधिया ने कह दिया इनकम टैक्स का प्रोविजन प्रवेल करेगा, नहीं भारती लोधिया बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप ये देखो ना, आप ये देखो DTAA ने स्पेशल बनाया है, अब उसको बनाने के बाद उसके ही प्रोविजन प्रवेल नहीं करे तो फिर क्या फायदा, उसके प्रोविजन ही प्रवेल नहीं करते तो क्या फायदा। ठीक है, लेकिन अब मैं यहां पर एक मैटर उठाऊंगा, मैटर नंबर 2, मैटर नंबर 2 बड़े ध्यान सुनना भाई, मैटर नंबर 2, और फिर उसका जवाब देना आप मुझे, ठीक है ना। मैटर नंबर 2 का भी जवाब मांगूंगा आपसे, और वो जवाब ना 1 से कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब जो 1 है ना वो आंसर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा एक बात, तो हम DTAA क्यों कर रहे हैं किसी कंट्री के साथ? हम DTAA किसी कंट्री के साथ क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि हमें फॉरेन कंट्री जाने का शौक है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि चलो इसी बहाने यूएस घूम आएंगे। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, वो एसएससी को एक्चुअली में टैक्स के बर्डन से रिलीफ देना चाहते हैं। वो कहते हैं भाई एसएससी को डबल टैक्स लग रहा है तो उसे रिलीफ मिलनी चाहिए, इसलिए हमें ऐसा एग्रीमेंट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उन्हें फॉरेन कंट्री आना पसंद है और यूएस के मतलब मजा आता है उनको जाके। तीन ऑप्शन है, ए बी सी। तो आप बताइए प्लीज कौन सी ऑप्शन बेस्ट है? क्या लगता है आपको, वो एक्चुअल में एसएससी के बारे में सोच रहे हैं इसलिए वो डीडब्ल्यू एंटर कर रहे हैं, या फिर वो उन्हें यूएस जाना पसंद है, या उनको यूएस जाना पसंद है, मतलब यूएस घूमेंगे, इंग्लैंड घूमेंगे, जगह जगह घूमेंगे? सर कैसी बातें कर रहे हो सर, ये बेसिकली हम लोग ना एसएससी के बेनिफिट के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो लो ये कहता है बट, ये आंसर रहेगा आपका यही, बट इट विल बी बेनिफिशियल टू एसएससी होना चाहिए। इट विल बी बेनिफिशियल टू एसएससी होना चाहिए। लो ये कह रहा है कि इट विल बी बेनिफिशियल टू एसएससी होना चाहिए। लो ये कह रहा है इट विल बी बेनिफिशियल टू एसएससी होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब अगर इनकम टैक्स, एग्जाम्पल, अगर इनकम टैक्स के अंदर रेट लिखा है 10% और डीटी डबल ए में रेट लिखा है 15%, तो 10% विल प्रवेल। अब बच्चा कहता है जी आप तो भी कहते डीटी डबल ए प्रवेल होगा। हाँ, तो इसको ऐसे ही बोला जाता है, इसके लिए ऐसे ही वर्डिंग्स होगी कि डीटी डबल ए ही प्रवेल होगा, लेकिन ये बेनिफिशियल होना चाहिए एसएससी के लिए। अगर बाई चांस एसएससी को डीटी डबल ए लगने की वजह से नुकसान हो रहा है तो फिर ऐसे डीटी डबल ए का क्या फायदा? ऐसे डीटी डबल ए का क्या फायदा अगर नुकसान हो रहा है? तो नहीं भाई, फिर वही सही है जो लग रहा था ना, वही सही है, जो इंडिया वाला इनकम टैक्स प्रोविजन था ना, वही सही है। हाँ जी, तो आई होप इट इज क्लियर। सर्कुलर नहीं होते, सर्कुलर, वो कहते हैं सर्कुलर का जो लिखा होता है वो प्रवेल करेगा, लेकिन वो तब होगा जब वो शशि के फेवर में है। शशि के फेवर में नहीं तो शशि से छोड़ सकता है। बिल्कुल वैसे ही कुछ समझ लो आप। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है सर, ये बिल्कुल क्लियर है। मैटर नंबर 3 इसी से कनेक्टेड है, इसी से कनेक्टेड है। स्पेशल पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है, लेकिन लेकिन ये ओनली इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी है। भाई जो मैटर नंबर 3 पढ़ रहा हूं ना, ये नॉर्मल केस में नहीं है, ओनली इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी है। तो ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, रिक्वेस्ट है मेरी, मार लेना। फाइनल में जाके मैं बोल रहा हूँ रट्टा मार लेना, पर मार लेना यार, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है यार। बट इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, ओनली इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी। अब वो ये कहता है, मान लीजिए ओनली इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी में क्या कह रहा है कि मान लीजिए यहां पे इनकम टैक्स एक्ट है। अब फॉरेन कंपनी तभी होगा जब उसकी इनकम इंडिया में होगी। फॉरेन कंपनी की इनकम इंडिया से होनी चाहिए, इंडिया से हो, इंडिया से हो, तब ये सेक्शन होगा। अगर उसकी इनकम इंडिया से है ही नहीं तो फिर क्यों फायदा नहीं कि बाहर की इनकम बाहर रहेगी। इनकम टैक्स एक्ट जो है ना, और डीडब्ल्यू वो कहता है एप्लीकेबल, या आप कह सकते हो परवेल, परवेल यही रहेगा, इनकम टैक्स एक्ट रहेगा, इवन इफ इट इज मोर देन डीटीडब्ल्यू, इट इज मोर देन डीटी डबल ए। मतलब जो रेट है ना, रेट मान लो इसके 15% रेट है और इसके 12 है, तो फॉरेन कंपनी के लिए आप 15 ही बोलोगे आंसर। फॉरेन कंपनी के, अदर देन फॉरेन कंपनी में क्या बोलोगे? विच इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी। अदर देन फॉरेन कंपनी के लिए क्या बोलोगे? विच इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी। और फॉरेन कंपनी के लिए क्या बोलोगे आप? विच इज फॉरेन कंपनी क्या बोलोगे आप? बोलो ऑलवेज इंडियन इनकम टैक्स रेट, ऑलवेज इंडियन इनकम टैक्स रेट, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ फॉरेन कंपनी के केस में रहेगा। बोलो भाई फटाफट यार, एक बार मुझे ना भारतीय सिमरन उषा सब लिख के बताओ, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? बोलिए क्लियर सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे 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 बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैटर नंबर 4, वन बाय वन, वन बाय वन। एक नॉन रेजिडेंट है इंडिया में,
और वो चाहता है बेनिफिट लेना, DTAA का, ठीक है। एक नॉन रेजिडेंट है फॉरेन कंपनी का और वो चाहता है बेनिफिट लेना DAA का, मतलब समझे नहीं भाई। मान लो इंडिया का और यूके वालों का DAA होया हुआ है, इंडिया और यूके का DTAA होया हुआ है। यूके वाला बंदा इंडिया में आया, वो कह रहा है देखो जो इनकम मैंने इंडिया में से कमाई है ना, DTAA के हिसाब से यूके वाले टैक्स लेंगे, मैं वहां दे चुका हूं, आपका टैक्स लेना बनता नहीं है, इस इनकम पर आप रहने दो, मैं वही दूंगा। हमने कहा भाई ये बात तो सही है, हमारा यूके के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट तू यूके का ही बंदा है, तू वहां का मतलब रेजिडेंस है तेरा, वहां तेरे को टैक्स लगेगा, इस बारे में कोई सबूत है तेरे पास? भाई ये ना तू ऐसे बोल के भाग जाए और फिर टैक्स भी बचा ले। भाई ठीक है, दो कंट्रीज में DTAA हो गया, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में आता है और हम कहेंगे भाई चलो हम तेरे से टैक्स लेंगे, तेरी कंट्री वाले लेंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होया हुआ है ये वाला कि तेरी कंट्री वाले टैक्स लेंगे तेरे से, लेकिन वो प्रूफ भी तो दे कि हाँ उसकी कंट्री वाले उससे टैक्स लेंगे। इसके लिए उसे कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। क्या प्रूफ देना पड़ेगा? इस नॉन रेजिडेंट को, नॉन रेजिडेंट विल ब्रिंग TRC, यानी कि टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। ये अपनी कंट्री का एक टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट होता है जो प्रूफ करता है कि ये वहां का बंदा है और ये वहां टैक्स देगा, वो देगा हमें, प्लस कुछ अदर डिटेल भी देगा। टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट प्लस अदर डिटेल्स भी देगा सर। और अदर डिटेल्स का मतलब हो गया सर आपका, लगा लो कि नेम दे दिया, ठीक है ना, नेम, अपना नेम बताएगा और एड्रेस बताएगा, ठीक है, फोन नंबर बताएगा, ठीक है, ईमेल आईडी बताएगा, ठीक है, ईमेल आईडी बताएगा, और पैन नंबर ऑफ दैट कंट्री, अगर कोई ऐसा है, पैन मतलब वहां पे कोई पैन नंबर की तरह कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो वो भी बताएगा, ऑफ दैट कंट्री वो बताएगा। और और TRC फॉर हाउ मेनी इयर्स, कितने साल का उसके बाद TRC है, वो सब बताएगा, ठीक है। तो मैटर नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया कि अगर कोई फॉरनर है और वो इंडिया में प्रूफ करना चाहता है। अब मैटर नंबर 5, मैटर नंबर 5 कुछ नहीं है। मैटर नंबर 5 मैं आपको और बताऊंगा, जब दो कंट्रीज में DTAA होता ना, तो वो DTAA सिर्फ इस बात को लेके नहीं होता कि हम टैक्स की रिलीफ देंगे, बिल्कुल देंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। टैक्स की रिलीफ देना तो मेन ऑब्जेक्टिव है, टैक्स रिलीफ देना तो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्लस अदर अदर ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे मतलब पूरे किए जाते हैं। अदर ऑब्जेक्टिव का मतलब हम अदर ऑब्जेक्टिव का मतलब है ट्रेड प्रमोशन। हम इंडिया वाले हैं, हम गए यूके और वहां पे हम बात करने गए कि आपके साथ हमारा DTAA बनाना है, तो वो लोग बैठ के भी हाँ बना लो DTAA, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा जी हमारा बंदा आएगा, आप टैक्स मत लेना, आपका बंदा आएगा, हम नहीं लेंगे। इसके अलावा जी हमारे यहाँ ना यूके में मतलब हमारे यहाँ ना वो बड़ी अच्छी बनती है, क्या बोलते हैं, चाय। हम आपके यहाँ चाय भेजें, आपके यहाँ एक्सपोर्ट करें आपको चाय? तो उन्होंने बोला जी क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल करो जी। उन्होंने बोला भी हमारे यहाँ जी वो मतलब स्कॉटलैंड हमारे पास में ही है, वो भी हमारा ही समझो। वहां से लिखकर बहुत सही चलती है वो, आपको मतलब करें आपके यहाँ, अगर आपको हो तो। हमने अरे अरे सर ये कोई कहने की बात है, उसी चक्कर में तो हम यहाँ आए हैं, कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं कि इसके अलावा ये भी होता है। हमने उनको एक फोटो दिखाई, हमने कहा बंदा देखा है? बोले यार हमारी कंट्री में देखा तो ये तो शायद कोई वो है राणा कालिया। हमने कहा ये विजय माल्या है, राणा कालिया नहीं है, ये विजय माल्या नाम बदला इसने अपनी कंट्री में आ गए। हमने कहा जी ये हमारे यहाँ से ना टैक्स चोरी करके भागा है। बोले अच्छा ऐसी बात है, पकड़ लेंगे जी, आपके सामने पेश कर देंगे, ऐसी क्या बात है। मतलब इन्वेस्टिगेशंस के भी राइट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे, इन्वेस्टिगेशंस, टैक्स रिकवरी में हेल्प मिलेगी एक दूसरे के साथ कि कंट्रीज को टैक्स रिकवरी कैसे की जाएगी, ये सारी बातें जो है ना वो सर सेक्शन 90 में लिखी हुई है। प्लीज गाइस, मैंने एक्चुअल में आपको सेक्शन 90 करवा दिया, फ्रैंकली स्पीकिंग आई हैव डन सेक्शन 90। अगर मैं ये बोलूं खुद करो तो भी मेरी तरफ से हो गया है, लेकिन मैं आपको 90 पढ़ा देता हूं, फिर मैं आपको 90A करवाऊंगा एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। अडोप्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर दिख गया आपको कि किसके पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या एग्रीमेंट करने की, किसके बीच में? स्पेसिफाइड, ओहो 90A पढ़ रहा हूं क्या मैं, रुको भाई 90 पढ़ना है यार मुझे, कहां 90A दिखा रहे हो। एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज और स्पेसिफाइड टेरिटरी, बता चुका हूं आपको। द सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट मे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया फॉर ग्रांटिंग। मैं बोलूंगा भैया
ऑफ रिलीफ, सबसे पहली बात, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव, दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आएंगे यहाँ पे, लेकिन मेन तो ये है ना, रिलीफ। किस रिस्पेक्ट में रिलीफ? कह रहे ऐसी इनकम जिसके ऊपर जो टैक्स पेड हुआ है ना, वो इनकम टैक्स एक्ट में भी हुआ है और उस कंट्री की इनकम टैक्स एक्ट में भी हुआ है, एज द केस में भी। मतलब एक ऐसी इनकम के ऊपर जो टैक्स हमारी कंट्री में भी और आपकी कंट्री में हो गया पेड, उसकी रिलीफ की बात करने जा रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूं ए का जो पहला पॉइंट है ना, बस ये सेल्फ क्लियर है, ये सेल्फ क्लियर है और ये सारी बातों को एक साथ ही खत्म कर देता है कि भाई हमारा कहने का मतलब क्या है, हमारा कहने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये एक ही बार में सारी बातें कंप्लीट कर रहा है, ये सारी बातें कंप्लीट कर रहा है एक ही बार में। आई होप इट इज क्लियर। बोल दो कोई दिक्कत है तो यहाँ पे। नहीं सर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और क्या लिखा है? इनकम टैक्स चार्जेबल अंडर दिस एक्ट एंड अंडर द कोरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री और टेरिटरी एज द केस में भी। ये तो वही वाली बात लिखी हुई है, लेकिन साथ में यहां ये प्रमोट कर रहा है टू प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, टू प्रमोट ट्रेड, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट। लो जी, जो बात मैंने वो कही थी ना, मैं तो बताऊंगा आपको सिंपल तरीके से करना है सेक्शन को। अगर आपको मजे से पढ़ना है सेक्शन को तो आप ये लाइनें काट दो, ये सिर्फ दोबारा लिखिए, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं सीधा यहां से पढ़ो। एक ऑफ ग्रांटिंग रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ income tax which you paid in this country as well as other country, and to promote mutual economic relations, mutual trade relations and investment relations. पॉइंट नंबर बी क्या कहता है? फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, अगर आपको डबल टैक्स अवॉइड करना है, ऑफ इनकम अंडर दिस एक्ट एंड अंडर द कोरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी एज द केस मे बी, एज द केस मे बी, आगे सुनना, आगे सुनना, विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance, including through treaty shopping arrangements aimed at obtaining relief provided in the said agreement for the indirect benefit to residents of any other country. Simply इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस रोकनी है दो कंट्री के बीच में जो हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोई टैक्स इवेजन को अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना करे, कोई टैक्स चोरी करने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना करे, कोई नॉन टैक्सेशन की अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना करे, कोई रिड्यूस्ड टैक्सेशन की अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना करे थ्रू इवेजन और अवॉइडेंस। चोरी के थ्रू टैक्स इवेजन नहीं होना चाहिए, मतलब कम नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर हम ट्रीटी शॉपिंग की बात भी कर रहे हैं। ट्रीटी शॉपिंग क्या होता है? ट्रीटी शॉपिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैं नेपाल में रहता हूं और मेरे को पता है कि इंडिया का नेपाल के साथ ट्रीटी नहीं है, लेकिन इंडिया का बांग्लादेश के साथ ट्रीटी है, तो मैं नेपाल से बांग्लादेश में जाके वहां की इनकम दिखाता हूं ताकि मेरे को वहां से ट्रीटी का बेनिफिट मिल जाए। आप इस तरीके से बेनिफिट भी नहीं ले सकते। मतलब अगर आप रेजिडेंट हैं ऑफ एनी अदर कंट्री या टेरिटरी के और आप इनडायरेक्ट तरीके से बेनिफिट लेने की सोच रहे हैं इस एग्रीमेंट का बेनिफिट लेकर, तो वो भी आपका ऑब्जेक्टिव हम पूरा नहीं होने देंगे। चलो मैं आपको ना ट्रीटी शॉपिंग बता देता हूं क्या होता है, थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। मुद्दा नंबर 6, इशू नंबर 6 भी हो गया। मैं बात कर देता हूं ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग को अवॉइड करना है, अवॉइड करना है मतलब ट्रीटी शॉपिंग को बढ़ावा नहीं देना है। ट्रीटी शॉपिंग को अवॉइड करना है, बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है ना। एक बंदा है इंडिया का, ठीक है, मान लेते हैं, और इधर एक बंदा है नेपाल का। सपोज करो नेपाल के साथ हमारा नो एग्रीमेंट है, ठीक है सर, और एक बंदा है बांग्लादेश का और बांग्लादेश के साथ हमारा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है हमारा ये जो बांग्लादेश वाला बंदा है, नेपाल वाला बंदा ना, ये बांग्लादेश चला जाता है और ये बांग्लादेश जाके इनकम कमाता है और यहां बेनिफिट लेने की कोशिश करता है डीडीडब्ल्यूए की, डीडीडब्ल्यूए का बेनिफिट लेने की कोशिश करता है। ये होता है ट्रीटी शॉपिंग, इसको कहते हैं हम ट्रीटी शॉपिंग, इसको हम कहते हैं ट्रीटी शॉपिंग। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और आयो फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने से विजय माल्या की फोटो दिखाई थी, क्यों? हमने कहा जी विजय माल्या हमारे यहां से टैक्स चोरी करके भागा है, हमारी हेल्प करो। तो फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इवेजन, टैक्स रोकने के लिए, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स को बचाने के लिए, और अंडर दिस एक्ट और एज वेल एज कोरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी एज द केस में भी, और इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफ सच केसेस ऑफ इवेजन और अवॉइडेंस। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी
प्रिवेंशन ऑफ इवेजन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। दो वर्ड याद करने हैं आपने, इवेजन रोकी जाएगी, अवॉइडेंस रोका जाएगा, और इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब एक दूसरे की हेल्प की जाएगी। फॉर द रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स, हमने कहा जी माल्या को पकड़ के लाओ। पहले तो बता रहे, पहले तो उन्होंने हमने इन्फॉर्मेशन की कि बताओ माल्या आपके यहाँ पे है या नहीं है, हमें चेक करना है। बोले आओ आप इन्वेस्टिगेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स, हम आपको रिकवरी करने का भी मौका देंगे, पकड़ लो यहाँ पे आके। एंड मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक सच प्रोविजन एज मे बी नेसेसरी फॉर इंप्लीमेंटिंग द एग्रीमेंट, और जिस तरह के ये प्रोविजंस है वो इंप्लीमेंट एग्रीमेंट हो जाए, इस तरह की प्रोविजन भी बनाएगी। मतलब सिर्फ एग्रीमेंट से कुछ नहीं होगा, वो प्रोविजन भी बनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होगा। ओ माय गॉड, सेक्शन 90 का मैंने 1 करवा दिया, बड़ा सेक्शन था। एक बार लिख के बताओ यार क्लियर हुआ है नहीं हुआ। मेरे पास भारती लोधिया का मैसेज आ गया, क्लियर सर, बहुत बढ़िया। मैं आगे बढ़ता हूं। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट has entered into an agreement with the government of any country outside India or specified territory outside India as the case may be under subsection 1 for the purpose of granting relief of tax or as the case may be of avoidance of double taxation, then in relation to the assessee to whom such agreement applies, the provision of this act shall apply to the extent they are more beneficial to the assessee। ये कह रहे हैं फिर ठीक है, अब हम बात सिर्फ इतनी कर रहे हैं, जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो ना, उस बंदे को DTAA उसी हद तक अप्लाई होगा जहां तक वो उसके लिए बेनिफिशियल है, जहां तक वो उसके लिए बेनिफिशियल है, बस उसी हद तक अप्लाई होगा। तो हम पहले ही कह रहे हैं मोर बेनिफिशियल होगा यार। आगे लिखा है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 में क्या लिखा है, छोड़ो, प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10A ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू द असेसी इवन इफ सच, ये फॉरेन कंपनी की जो मैंने बताया था प्रोविजन, वो बता रहा है कि अगर ये प्रोविजन बेनिफिशियल ना भी हो तो भी इनकम टैक्स की प्रोविजन एप्लीकेबल उसके लिए हो जाएंगी। Any term used but not defined in the act or agreement referred to in subsection 1 shall, unless the context otherwise require and is not inconsistent with the provision of this act or the agreement, have the same meaning as assigned to it in the notification। अरे कोई ऐसा टर्म है, एग्रीमेंट है, जिसको अगर डिफाइन नहीं किया गया है तो नोटिफिकेशन में डिफाइन किया हुआ है, और जो नोटिफिकेशन में लिखा है वही माना जाएगा। एन assessee not being a resident, कोई assessee है वो नॉन रेजिडेंट है, जिसको ये एग्रीमेंट अप्लाई हो रहा है, वो ये क्लेम नहीं कर पाएगा अनलेस वो TRC हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। वही बात लिखा है इन हिज बीइंग रेजिडेंट इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, तो भैया यहाँ पे लिखा है अगर कोई बंदे को बेनिफिट लेने हैं तो फिर वो TRC प्रोवाइड करे। द assessee referred to in section 4 shall also provide other document, सिर्फ TRC से कुछ नहीं होगा, उसे अदर डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एक्सप्लेनेशन में कुछ भी नहीं लिखा, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं सारे एक्सप्लेनेशन, बड़ी सिंपल सिंपल एक्सप्लेनेशन है सर, इनमें कुछ खास नहीं है। अब आ गया सेक्शन 90 कैपिटल ए। ओ माय गॉड, लास्ट सेक्शन आ गया 90 ए। 90 ए कुछ नहीं कहता, 90 ए कहता भाई दो फॉरेन कंट्री में अगर DTAA होता है तो सेक्शन 90 लगता है, फॉरेन इंडियन कंट्री में और स्पेसिफाइड टेरिटरी में आउटसाइड इंडिया अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो उसमें भी सेक्शन 90 लगता है। लेकिन अगर दो स्पेसिफाइड एसोसिएशन में, स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन इंडिया, स्पेसिफाइड एसोसिएशन आउटसाइड इंडिया, इन दो में अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो उसमें 90A लगता है, बाकी सारी प्रोविजन सेम है। क्या कह रहा है, स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन इंडिया may enter into an agreement with any specified association in the specified territory outside India. The central government may, by notification in the official gazette, make such provision as may be necessary for adopting and implementing such agreement. Specified association क्या होती है? क्या होती है वो स्पेसिफाइड एसोसिएशन? मींस एनी इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशन, बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट फंक्शनिंग अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया और द लॉ ऑफ द स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया एंड विच मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। यार सिंपली ना, मतलब ये समझो स्पेसिफाइड टेरिटरी से यह मतलब है कि गवर्नमेंट जिसको, सॉरी स्पेसिफाइड एसोसिएशन से मतलब है गवर्नमेंट जिसको भी स्पेसिफाइड एसोसिएशन वर्ड बताएगी ना उसको स्पेसिफाइड एसोसिएशन माना जाएगा। वैसे मैं थोड़ा बता दूं, इंडिया में स्पेसिफाइड एसोसिएशन जो है ना वो मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करता है, जैसे आरबीआई ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो स्पेसिफाइड एसोसिएशन है।
ठीक है। और इसी तरह फॉरेन कंपनी में भी स्पेसिफाइड एसोसिएशन है। क्या उनके बीच में आपस में एग्रीमेंट हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके लिए इंप्लीमेंटिंग की प्रोविजन बनाएगी। ठीक है। अब मैं बाकी नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तुम देख के बताओ क्या ये सारे वही हैं? क्या बाकी सारी लाइनें ए टू जेड है? बस जहां जहां इन्होंने लिखा था फॉरेन कंट्रीज, क्या वहां पर इन्होंने स्पेसिफाइड एसोसिएशन लिखा है बस? क्या वही लिखा हुआ है? ये रिलीफ देने के कंटेक्स्ट में है, ये प्रमोट म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, क्या ये अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन वही नॉन ट्रीटी शॉपिंग वाला लिखा हुआ है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिकवरी लिखा हुआ है, और क्या ये एक एक वर्ड टू वर्ड सेम है? सर क्या इसमें लास्ट में वही लिखा है टीआरसी लेके आना पड़ेगा? सर वर्ड टू वर्ड सेम है, सर वर्ड टू वर्ड सेम है, कोई डिफरेंस है ही नहीं सर, इम्पॉसिबल। मैं मान नहीं सकता यहाँ पे कोई डिफरेंस हो। तो सर 90 ए भी हमने कर लिया है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको इतने ज्यादा। सीधा 91 हम ऑलरेडी कर चुके हैं सर। चैप्टर कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। गाइस प्लीज प्लीज एक बार मुझे आप लोग लिख के बता दो, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? हालांकि छोटी थी, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ आज, लेकिन सेक्शन इंपॉर्टेंट था, करवा दिया मैंने। थोड़ा सा मैं आपको चाहूँ तो यहाँ लिख देता हूं कि जैसे ना टर्मिनोलॉजी है, कुछ ऐसी कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसका ना मतलब दिया नहीं हुआ, विच इज नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट डिफाइंड। तो आपको कौन सा लेना है? फर्स्ट आपको लेना है जो मेंशन है इन डीटीडब्ल्यू। आप एक काम करो, डीडब्ल्यू खोलो, क्या उस टर्मिनोलॉजी का मतलब वहां लिखा है? अगर लिखा तो वही ले लो। जैसे स्पेसिफाइड एसोसिएशन हो गया, ठीक है ना। और मान लीजिए नहीं लिखा डीडब्ल्यू ए में, तो आप इनकम टैक्स एक्ट का ले लो। सेकंड, आप इनकम टैक्स एक्ट में अगर वही टर्मिनोलॉजी डिफाइंड है तो आप वहां से ले लो। और सपोज इफ नथिंग मेंशनड, कुछ भी नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा, नथिंग मेंशनड है, तो आप ना गवर्नमेंट जो है ना वो नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगी कि इसका मतलब क्या होता है। गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगी कि इसका मतलब क्या होता है। गाइस आई होप आपको ना दिस चैप्टर इज कंप्लीटली क्लियर।